आज अपना बेटा जो क्लास है इनकम टैक्स के इंपोर्टेंट क्वेश्चन की क्लास है। बीकॉम सेकंड ईयर का जो 24 अप्रैल को क्या अपना पेपर है 11 से 2। इनकम टैक्स में जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है टोटल 20 से 21 क्वेश्चन है जिनके अपन पूरे क्या करेंगे वीडियो, और जो भी बीच बीच में अगर एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं तो वो भी मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा कवर कर दूंगा। तो टेंशन लेने की बात नहीं है, बहुत बढ़िया पेपर आएगा इनकम टैक्स का, इजी सा पेपर आएगा। तो ये 20-21 जो क्वेश्चन मैं यहाँ सोल्व करवा रहा हूँ, जिसको मैं सोल्व करवा रहा हूँ, इनको आप ढंग से पढ़ लेना बेटा। साथ ही वीडियो के लिंक पे यूट्यूब पे अपना जो वीडियो उसके लिंक पे इसमें जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट है वो वहां पे मिल जाएगी, उसका जो सॉल्यूशन है वहां पे उसका लिंक मिल जाएगा। तो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा मिस्टर प्रोफेसर, तो उस पे वहां पे पूरा आपको क्या मिल जाएगा, उस जो भी इंपोर्टेंट 20 क्वेश्चन है 21 क्वेश्चन है उनका पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। मैं यहाँ पे एक बार सारे वो सॉल्यूशन एक बार पूरा ही तुम्हें समझा दूंगा कि कैसे वहां लिखना है, क्या करना है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इनकम टैक्स के बारे में समझते हैं कि इनकम टैक्स एक्ट होता क्या है। देखो सबसे पहले बात करते हैं इनकम टैक्स की। इनकम टैक्स के ऊपर जो एक्ट एप्लीकेबल है बेटा उसे बोलते हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961। इनकम टैक्स एक्ट कौन सा है अपना 1961, आयकर अधिनियम 1961, इंग्लिश में बोले तो इनकम टैक्स एक्ट 1961। अब यहां से जो प्रैक्टिस है एक एक नंबर में जो क्वेश्चन आता है बेटा वो देखना। पहला क्वेश्चन आता है कि एक्ट कब अप्लाई हुआ था। एक बोले तो अधिनियम, हिंदी में बोले तो ये अधिनियम कब एप्लीकेबल हुआ बेटा, ध्यान रखना डेट 1 अप्रैल 1962, 1 अप्रैल 1962 डेट याद रखें बेटा। एक्ट 1961 है लेकिन जो एप्लीकेबल हुआ था वो कब हुआ था 1962 में हुआ था, तो यहां ध्यान रखना गलती होने के चांसेस है। दूसरा, अगर इस एक्ट में अगर सेक्शन की बात की जाए तो बेटा टोटल सेक्शन है 298, और शेड्यूल की बात की जाए तो टोटल शेड्यूल है 14। शेड्यूल को हिंदी में बोलते हैं अनुसूचियां, और सेक्शन का मतलब हो गया अपनी धाराएं। यानी कि इनकम टैक्स एक्ट जो एप्लीकेबल हुआ था वो हुआ था 1 अप्रैल 1962 को। इसमें जो सेक्शन दे रखे हैं वो 298 सेक्शन है, और जो शेड्यूल अनुसूचियां दे रखी है वो है 14 अनुसूचियां। साथ ही अगर इनकम टैक्स एक्ट के सबसे अपेक्स बॉडी की बात की जाए, अपेक्स बॉडी का मतलब होता है सर्वोच्च संस्था जो पूरे इनकम टैक्स को क्या कर रही है, संभाल रही है, तो बेटा उसे वो है अपनी CBDT। इसकी फुल फॉर्म याद रखना, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, ये अपना क्या है CBDT शॉर्ट में। अगर CBDT की बात की जाए तो बेटा इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1 जनवरी 1964। वैसे डेट याद रखने की जरूरत नहीं है, बस अपन को 3 डेट चाहिए याद रखने। अप्लाई हुआ था 1962 में, सेक्शन है 290, शेड्यूल है 14। देन अपेक्स बॉडी क्या है CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। आगे बात करते हैं इसमें ये जो एक्ट एप्लीकेबल है बेटा पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है, पूरे इंडिया में सब जगह क्या लगेगा इनकम टैक्स एक्ट एप्लीकेबल है, यानी कि पूरे इंडिया में क्या है ये एक्ट एप्लीकेबल है। अब बात समझते हैं कि टैक्स होता क्या है। देखो टैक्स होगा क्या, ये स्क्रीनशॉट ये फोटो लेते जाना तुम साथ के साथ ही। आइए, टैक्स बेटा जो पब्लिक होती है, पब्लिक गवर्नमेंट को क्या करेगी, टैक्स पे करती है। गवर्नमेंट इस पैसे को कहां पे खर्च करेगा, वापिस से पब्लिक के ऊपर ही खर्च करेगी। टैक्स कौन देगा, पब्लिक देगी किसको, गवर्नमेंट को। और गवर्नमेंट जो टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट हुआ उस पैसे को कहां पे खर्च करेगी, वापस पब्लिक के ऊपर। पब्लिक के ऊपर कैसे खर्च, जैसे मेडिकल में खर्च करेगी, एजुकेशन में खर्च करेगी अपने पब्लिक के लिए, साथ ही काय में खर्च करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करेगी, अपने डिफेंस सिस्टम के लिए डिफेंस सिस्टम में पैसा खर्च करेगी। यानी कि जो पब्लिक पैसा, टैक्स का जो पैसा दे रही है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट उस पैसे को किसके ऊपर वापस खर्च करेगी, पब्लिक के ऊपर ही खर्च करेगी। ठीक, पब्लिक के ऊपर काय में खर्च कर सकती है, डिफेंस में कर सकती है, एजुकेशन में कर सकती है अपने, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा खर्च कर सकती है। डन है। आगे बात करते हैं तो टैक्स, अगर टैक्स की बात की जाए सिर्फ तो बेटा टैक्स दो तरह का होता है।
यहां से भी एक नंबर का क्वेश्चन आता है। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, जिसे बोलते हैं हिंदी में प्रत्यक्ष कर, और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर। एक एक नंबर में की डेफिनेशन पूछता है कि डायरेक्ट टैक्स की क्या लिखो, डेफिनेशन लिखो, या फिर इनडायरेक्ट टैक्स की क्या लिखो, डेफिनेशन लिखो। तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दो तरह के टैक्स होते हैं। अगर डायरेक्ट टैक्स की बात की जाए तो इसमें लेवी ऑफ टैक्स यानी कर का भार और पेमेंट ऑफ टैक्स यानी कर का भुगतान एक ही व्यक्ति द्वारा किया जाता है, यानी कि सेम पर्सन हो। अगर मेरे ऊपर टैक्स की लायबिलिटी है, लेवी ऑफ टैक्स यानी कि टैक्स अगर मेरे ऊपर लगा है तो पेमेंट भी कौन करेगा, मुझे ही करना पड़ेगा, तो उसे बोलते हैं अपन डायरेक्ट टैक्स। यानी जिस बंदे के ऊपर टैक्स लगा है पेमेंट भी वो ही बंदा करेगा। डन है। अगर डायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल की बात की जाए राजा बेटा, तो एक है इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स हो गया अपना, रोड टैक्स हो गया, स्टाम्प ड्यूटी होगी, ये सारे किसके एग्जांपल है, डायरेक्ट टैक्स के। तो ध्यान रहे जो अपना इनकम टैक्स है वो कौन सा है, इनकम टैक्स देखो डायरेक्ट टैक्स में एग्जांपल है, यानी कि इनकम टैक्स अपना कौन सा टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स। मतलब लेवी ऑफ टैक्स और पेमेंट ऑफ टैक्स सेम पर्सन करेगा। डन है। अगर इनडायरेक्ट टैक्स की बात की जाए तो इनडायरेक्ट टैक्स में कोई दिक्कत नहीं, लेवी ऑफ टैक्स और पेमेंट ऑफ टैक्स दोनों डिफरेंट पर्सन करेंगे। दोनों का होते हैं डिफरेंट पर्सन होते हैं, यानी कि टैक्स किसी और पे लगेगा और पेमेंट कोई और करेगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। अगर इसके एग्जांपल की बात की जाए तो बेटा यहाँ पे एग्जांपल याद रखो, जीएसटी हो गया, कस्टम ड्यूटी होगी, ठीक, सेल टैक्स हो गया, वेट हो गया, ये कुछ एग्जांपल आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं। डन है। अब इसका एग्जांपल की बात करेंगे, ये जैसे दोनों डिफरेंट पर्सन कैसे होते हैं। अब मान लो आप कोई भी खरीद के लाते हो कोई भी चीज, मान लो आपने क्या खरीदी, डेयरी मिल्क खरीदी, तो डेयरी मिल्क के पीछे बेटा एमआरपी लिखी रहती है, मान लो लिखी है 80 रुपए, और यहां ब्रैकेट में लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। डेयरी मिल्क खरीदी अपने, एमआरपी लिखी है 80 रुपए, ब्रैकेट में लिखा है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। अगर एमआरपी की फुल फॉर्म की बात आए तो बेटा इसको बोलते हैं मैक्सिमम रिटेल प्राइस, हिंदी में बोलते हैं अधिकतम खुदरा मूल्य। डन है। अब जो कस्टमर है, अब इसमें देखो क्या है, टैक्स भी जुड़ा हुआ है। अगर इसके पेमेंट की बात करें तो जो शॉपकीपर है, जो दुकानदार है वो पेमेंट करेगा, लेकिन वो ये पैसा किससे वसूलता है, कंज्यूमर से वसूलता है। कंज्यूमर से तो कितना लगा है, 80 रुपए ले रहा है, और इसमें क्या शामिल है, टैक्स भी शामिल है। यानी कि यहाँ पे पेमेंट कौन कर रहा है, कंज्यूमर से वसूल रहे अपन, ठीक है, लेकिन पेमेंट करना किसको था, शॉपकीपर को करना। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा, इनडायरेक्ट टैक्स बोला जाता है। यानी कि दोनों बंदे कौन है, अलग अलग है। यहाँ शॉपकीपर के ऊपर टैक्स लगा था, लेकिन पेमेंट कौन कर रहा है, अल्टीमेटली कंज्यूमर पेमेंट कर रहा है। डन है। तो ये डायरेक्ट टैक्स हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। तो ये कुछ चीजें ही अपन को याद रखनी है। अब नेक्स्ट दो चीजें और आपको याद रखनी है, दो तीन चीजें को देखिए क्या है। इनके स्क्रीनशॉट आप बीच बीच में लेते रहना, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा है अपने पास, 21 क्वेश्चन है टोटल, 20 से 21 ये सारे इजी क्वेश्चन। आइए अब एक चीज पढ़ते हैं अपन की सेक्शन को कैसे पढ़ा जाता है इनकम टैक्स में। मान लो सेक्शन है सेक्शन 43C2A। सेक्शन क्या लिखा है, 43C2A। तो देखो इसको पढ़ेंगे कैसे, ये जो आगे आगे लिखा है इसे बोला जाता है सेक्शन, बोले तो धारा, हिंदी में धारा। सेक्शन के बाद जो चीज लिखा है ये सी, इसको बोला जाएगा बेटा सब सेक्शन, उपधारा, ठीक। उसके बाद जो चीज दे रही है इसे बोला जाता है क्लोज, जिसे हिंदी में बोलते हैं वाक्य, और उसके बाद जो चीज दे रही है इसे बोला जाता है सब क्लोज, उपवाक्य। समझ में आएगी। तो इस सेक्शन को पढ़ा जाता है। मान लो सेक्शन लिखा है 43 सब सेक्शन बी,
तो इसको कैसे पढ़ेंगे, सेक्शन 43 सब सेक्शन बी। तो पहले सेक्शन लिखा जाता है, उसके बाद जो आता है उसे सब सेक्शन बोलते हैं, उसके बाद जो आता है उसे क्लोज बोला जाएगा, और उसके बाद जो आएगा उसे क्या बोला जाएगा, सब क्लोज बोला जाएगा। डन है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन पढ़ लिया 298 है, ठीक। जो यहाँ पे शेड्यूल दे रखे, वो शेड्यूल टोटल कितने हैं, 14 शेड्यूल दे रखे हैं। अब आगे कोई कुछ चीज है जो 2-3 चीज आपको याद रखना है। अब यहाँ पे ईयर की बात करते हैं। तो बेटा इनकम टैक्स में 2 तरह के ईयर होते हैं, एक होता है प्रीवियस ईयर, एक होता है अपना प्रीवियस ईयर जिसको अपन शॉर्ट में बोलेंगे P.Y, एक अपना होता है असेसमेंट ईयर जिसे हम शॉर्ट में बोलेंगे A.Y। प्रीवियस ईयर को हिंदी में बोला जाता है गत वर्ष, असेसमेंट ईयर को बोला जाता है कर निर्धारण वर्ष। दोनों में डिफरेंस क्या है, ध्यान से समझना। प्रीवियस ईयर की जो डेफिनेशन दे रखी बेटा वो इनकम टैक्स के सेक्शन 3 में दे रखी है। कहां पे दे रखी है, सेक्शन 3 में दे रखी है। साथ ही असेसमेंट ईयर की जो डेफिनेशन है वो दे रखी है अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 9। देखो डेफिनेशन क्या है, प्रीवियस ईयर की ऐसा ईयर ये हमेशा 12 महीने का होता है। कितने माह का होता है हमेशा, प्रीवियस ईयर हमेशा कितने महीने का होगा, 12 महीने का होगा, ठीक। ये ऐसा ईयर है जिसमें इनकम क्या की जाती है, अर्न की जाती है, यानी इनकम कमाई जाती है। उस ईयर को क्या बोलते हैं, प्रीवियस ईयर बोलते हैं। जनरली हमेशा कितने महीने का होगा, 12 महीने का। लेकिन न्यू बिजनेस के केस में यह 12 महीने से कम का हो सकता है। क्या क्या बोला कि हमेशा 12 महीने का होगा, ठीक। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन दे रखा है कि न्यू बिजनेस के केस में 12 महीने से कम का हो सकता है। साथ ही इस ईयर में इनकम क्या की जाती है, कमाई जाती है, अर्न की जाती है। क्योंकि 31 मार्च को जब अपना ईयर खत्म होगा तभी तो अपने को पता चलेगा कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ है, और उसके ऊपर टैक्स फिर नेक्स्ट ईयर में देना पड़ेगा। तो इनकम जिस ईयर में अर्न की है वो मेरा कौन सा ईयर है, प्रीवियस ईयर है, जिसकी डेफिनेशन दे रखी है सेक्शन 3 में। अगर सेक्शन याद हो जाए तो 3 पन्ना गलत सेक्शन वहां लिख के नहीं आना है। डन है? 12 महीने का होता है, लेकिन एक एक्सेप्शन है न्यू बिजनेस के केस में। अगर अभी प्रेजेंट टाइम की बात करें, एट प्रेजेंट, तो बेटा अभी जो प्रीवियस ईयर चल रहा है वो चल रहा है 21-22, यानी कि 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022। ये मेरा क्या चल रहा है अभी, प्रेजेंट टाइम पे प्रीवियस ईयर चल रहा है। तो ये 21-22 से याद रखना, प्रीवियस ईयर। डन है? आगे मान लो मैंने न्यू बिजनेस स्टार्ट करा, या न्यू बिजनेस का मैंने सेटअप लगाया, न्यू बिजनेस सेटअप किया मैंने 1 मई 2021 को। कब करा है, 1 मई 2021 को। तो बेटा मेरा प्रीवियस ईयर क्या होगा, ये लिखे साहब, 1 मई 2021 से 31 मार्च 2022। ये मेरा क्या हो जाएगा, प्रीवियस ईयर हो जाएगा। देखो ये 11 महीने का ही रह गया। कहां से चालू हुआ, 1 मई से। डन है? जनरली प्रीवियस ईयर अपना क्या है, 1 अप्रैल से 31 मार्च, यानी 12 महीने का होता है। लेकिन नए बिजनेस के केस में मेरा नया बिजनेस स्टार्ट कब हुआ, 1 मई से, तो मेरा प्रीवियस ईयर कहां से स्टार्ट हो जाएगा, 1 मई से, लेकिन खत्म कब होगा, 31 मार्च 2022 को। डन है? चलिए प्रीवियस ईयर के बाद आते हैं अपन असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर हमेशा कितने महीने का होता है, 12 महीने का होता है। इसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं दे रखा है। साथ ही आगे बढ़ते हैं, इस ईयर में इनकम क्या की जाती है, असेस की जाती है, और टैक्स का क्या किया जाता है, पेमेंट किया जाता है। इनकम टैक्स क्या किया जाता है, असेस किया जाता है। यानी कि ऐसा ईयर हमेशा 12 महीने का होगा। इसमें इनकम का क्या किया जाता है, इनकम टैक्स का, इनकम का क्या किया जाता है, असेसमेंट किया जाता है। यानी कि जो यहाँ पे इनकम कमाई है उसके ऊपर कितना टैक्स बना है वो अपन कहां निकालेंगे, असेसमेंट ईयर में, और उसका पेमेंट भी कहां किया जाएगा, असेसमेंट ईयर में करेंगे। डन है? इसका यहाँ पे कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। साथ ही अगर प्रेजेंट टाइम की बात करें, एट प्रेजेंट, तो अपना जो असेसमेंट ईयर है बेटा वो है 22-23, यानी कि प्रीवियस ईयर है 21-22, तो इसके जस्ट बाद वाला जो ईयर है वो क्या होता है, असेसमेंट। या फिर उल्टा बोल सकते हो कि असेसमेंट ईयर 22-23 है, तो इससे पहले वाला ईयर क्या होगा अपना,
प्रीवियस ईयर होगा। डन है? तो इनकी डेफिनेशन याद रखना, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर क्या होता है। अब बेटा यहाँ पे देखो जनरली हुआ क्या है कि प्रीवियस ईयर में इनकम अर्न की जाती है, लेकिन इसके ऊपर टैक्स कहाँ लगेगा? असेसमेंट ईयर में लगेगा। ये नॉर्मल रूल है अपना। क्या है ये? नॉर्मल रूल है कि प्रीवियस ईयर की इनकम पे टैक्स कहाँ लगेगा? असेसमेंट ईयर पे लगेगा। लेकिन बेटा इसके कुछ एक्सेप्शन ले रखे, तो मैंने आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 उसी के ऊपर है। अब इसे नॉर्मल चीज याद रखना कि प्रीवियस ईयर की इनकम पे टैक्स कहाँ लगेगा? असेसमेंट ईयर पे लगेगा। डन है? तो प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर अपना कंप्लीट हो गया। अभी जो प्रीवियस ईयर चल रहा है याद रखना वो 21-22 है, और जो असेसमेंट ईयर चल रहा है वो कौन सा चल रहा है अपना? उसके जस्ट बाद वाला 22-23 चल रहा है। वही 22-23 मतलब 1 अप्रैल 22 से स्टार्ट होगा और 31 मार्च 2023 को क्या होगा? खत्म होगा। डन? चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या क्या होता है जो अपन को याद रखना है। ये बेटा जो पढ़ रहे अपन, ये एक एक नंबर में बहुत सी बार क्वेश्चन पूछे हैं। आइए अब एक बात करते हैं कैजुअल इनकम की। कैजुअल इनकम का जो सेक्शन है ये अंडर सेक्शन 224 क्लॉज 9, यानी कि सेक्शन 2 है, 24 सब सेक्शन है, और 9 जो है ये मेरा क्या है? क्लॉज है। उसमें कैजुअल इनकम की क्या दे रखी है? डेफिनेशन दे रखी है। कैजुअल इनकम के बारे में बता रखा है। कैजुअल इनकम को हिंदी में बोलते हैं आकस्मिक आय। कैजुअल इनकम को क्या बोलते हैं? आकस्मिक आय। नाम से पता चल रहा है कैजुअल, आकस्मिक, जो कभी कभी होती है। जो कैसे होती है? कभी कभी होती है। जैसे गैम्बलिंग से आप पैसा जीते, बेटिंग सट्टे से आप पैसा जीते, क्रॉसवर्ड पजल पहेली आती है ना, उसके ऊपर भी तो पैसा मिलता है, तो क्रॉसवर्ड पजल हो गया। हॉर्स रेस पे आपने सट्टा लगाया तो उसके ऊपर से आप क्या जीते हो? पैसा जीते हो। यानी कि कैजुअल इनकम क्या होती है? जो कभी कभी होती है। आप सट्टा रोज नहीं जीतोगे, बेटिंग जो करोगे आप वो रोज नहीं जीतोगे, कभी कभी जीतोगे। तो ऐसी इनकम को हम क्या बोलते हैं? कैजुअल इनकम बोलते हैं, जो नॉन रिकरिंग नेचर की है। नॉन रिकरिंग मतलब जो कभी कभी होगी। ठीक, अगर इसके ऊपर टैक्स रेट की बात की जाए तो बेटा इसके ऊपर डायरेक्ट कितना परसेंट टैक्स लगता है? 30% टैक्स लगेगा। तो कैजुअल इनकम भी याद रखना। कैजुअल इनकम क्या होती है? ऐसी इनकम जो नॉन रिकरिंग नेचर की है, मतलब ऐसी इनकम जो कभी कभी होती है। और एग्जांपल जैसे गैम्बलिंग हो गया, बेटिंग हो गया, क्रॉसवर्ड पजल हो गया, और क्या हो गया? हॉर्स रेस हो गया। डन है? तो ये अपनी कैजुअल इनकम है। एक और चीज पढ़ते हैं यहाँ पे, पिन मनी। हिंदी में भी बेटा इसको पिन मनी ही बोला जाता है। अब पिन मनी होती क्या है थोड़ा समझना। मान लो ये एक बंदा है और ये इसकी वाइफ है। ठीक, मान लो ये अपने कौन है? अभिषेक बच्चन है, और ये है अपनी ऐश्वर्या राय। अपनी क्या? अभिषेक बच्चन की ऐश्वर्या राय। ये अभिषेक बच्चन है और ये कौन है? ऐश्वर्या राय है। समझना पूरा, दोनों पति पत्नी है। अब हुआ क्या? अभिषेक बच्चन हर महीने 1 लाख रुपए ऐश्वर्या राय को देता है, काय के लिए? घर खर्च के लिए, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के लिए। हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के लिए, घरेलू खर्च के लिए। समझ में आ गया? अभिषेक बच्चन ऐश्वर्या राय को हर साल कितने, हर महीने कितने रुपए देता है? 1 लाख रुपए देता है। काय के लिए? घरेलू खर्च के लिए, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के लिए। अब ये जो 1 लाख रुपए दिए इसको ऐश्वर्या राय को, तो बेटा इस 1 लाख रुपए को हम क्या बोलते हैं? पिन मनी। और इस मनी के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि इनकम टैक्स ने इसको इनकम नहीं माना है। समझ में आएगी? ये घरेलू खर्च के लिए पैसा दिया है, तो ये जो इनकम, जो पैसा दिया है, इसे हम क्या बोलेंगे? पिन मनी। और इसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि इसको हम इनकम नहीं मानते। ऑब्वियसली बात है, इसकी सैलरी में इसके ऊपर ऑलरेडी क्या लग गया होगा? टैक्स लग गया होगा। फिर वापस टैक्स लगाएगा तो 2 बार क्या लग जाएगा? टैक्स लग जाएगा। इसलिए इनकम टैक्स कानून ने इसको क्या बोला है? पिन मनी। और इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, साथ ही इसको इनकम भी नहीं माना जाएगा। डन है? आगे अगर पिन मनी की डेफिनेशन आए तो क्या लिखोगे? कि जब पति अपनी पत्नी को घरेलू खर्च के लिए या हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के लिए जो पैसा देता है, उसे हम क्या बोलते हैं? पिन मनी बोलते हैं। और उस पिन मनी को ना तो इनकम माना जाता है और उसके ऊपर ना ही क्या लगेगा? टैक्स लगेगा। अब बात समझना, ऐश्वर्या राय के पास जो 1 लाख रुपए है, ये हर महीने इसमें से 50,000 रुपए बचा लेती है।
सेविंग कर लेंगे। यानी कि अपने घर का खर्चा कितने में चला गया? 50,000 रुपए। ये 1 महीने का है तो 12 महीने का कितना हो गया? 6 लाख। डन। अब ऐश्वर्या राय ने जो 6 लाख रुपए का बचा है, इसकी बैंक में क्या करवा ली? एफडी करवा ली, और एफडी पे ब्याज मिल रहा है मान लो 10%। तो 6 लाख की एफडी करें, ब्याज मिलेगा 10%, यानी कि 60,000 रुपए का इंटरेस्ट मिल रहा है। तो ध्यान रहे बेटा, ये इनकम मानी जाएगी और इसके ऊपर टैक्स भी क्या होगा? लगेगा, लेकिन ये नहीं मानी जाएगी। समझ में आएगी बात? यानी कि पिन मनी को तो हम टैक्स नहीं लगाएंगे, ना ही इनकम मानेंगे, लेकिन अगर पिन मनी से कोई इनकम अर्न की जाती है, ये पिन मनी तो थी जो बचाई है, और इससे कोई इनकम अर्न करी है, तो उस इनकम को क्या मानेंगे अपन? इनकम माना जाएगा, साथ ही उस इनकम के ऊपर क्या लगेगा? टैक्स लगेगा। डन है? तो ये कुछ इसकी इंपॉर्टेंट चीजें थी जो एक एक नंबर में पूछा जाता है। डन। चलिए अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, एक एक क्वेश्चन उठाते हैं। तो सबसे पहले बेटा अपन क्वेश्चन नंबर 2 उठाते हैं, ठीक है? अभी 1 2 के बाद अपन 1 लेंगे, पहले अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। पढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िएगा, फटाफट समझते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 बोला है कि इनकम अर्न ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इज टैक्स इन द असेसमेंट ईयर। क्या बोला है? कि जो इनकम आपने प्रीवियस ईयर में अर्न करी है उसके ऊपर जनरली टैक्स कब लगेगा? असेसमेंट ईयर में लगेगा। एक्सप्लेन दिस रूल, इस रूल को आपको समझाना है, एंड स्टेट इट्स एक्सेप्शन, इसके कुछ अपवाद भी बताने हैं। बेटा ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 10 नंबर के लिए। साथ ही इसी का एक ही है, इसको एक और तरीके से पूछा जा सकता है। क्या लिखा है कि इनकम टैक्स इज चार्ज ऑन द इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर, डू यू फुल्ली एग्री विद दिस स्टेटमेंट, इफ नॉट व्हाट आर द एक्सेप्शन। देखो दोनों का आंसर सेम है। देखो हुआ क्या है, अभी अपन ने जब प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन पढ़ी थी सेक्शन 3 में, और असेसमेंट ईयर की पढ़ी थी सेक्शन 2 सब सेक्शन 9 में, वहां क्या पढ़ा था कि प्रीवियस ईयर की इनकम पे जनरली टैक्स कब लगेगा? असेसमेंट ईयर में लगेगा। कहां लगेगा? असेसमेंट ईयर में लगेगा। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन थे, मैंने बोला था, तो उन एक्सेप्शन के बारे में पूछा है। तो पहले नॉर्मल रूल समझाना है आपको कि प्रीवियस ईयर की इनकम पे जनरली क्या होता है? असेसमेंट ईयर पे टैक्स लगेगा। प्रीवियस ईयर को समझाना और एक असेसमेंट ईयर को समझाना है, जो कि आपको क्या दे रखा है? शीट में दे रखा है। लिखा आंसर में क्या है कि ऑर्डिनरी इनकम टैक्स इज चार्ज ऑन द इनकम इन प्रीवियस ईयर इन द असेसमेंट ईयर। कि प्रीवियस ईयर की इनकम पे जनरली टैक्स कब लगता है? असेसमेंट ईयर में लगता है। फिर प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर को आपको क्या करना है? समझाना है। डन। बट फिर आपको लिखना है कि इसके कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन है मतलब प्रीवियस ईयर की इनकम पे टैक्स प्रीवियस ईयर में लगेगा। बात आई क्या समझ में? जनरली होता क्या है, नॉर्मल रूल क्या है अपना कि प्रीवियस ईयर की इनकम पे टैक्स कब लगेगा? असेसमेंट ईयर पे। अभी जो प्रीवियस ईयर है 21-22, असेसमेंट ईयर में वो क्या है? 22-23। डन। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? कुछ एक्सेप्शन दे रखे हैं। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन, तो एक्सेप्शन का मतलब प्रीवियस ईयर की इनकम पे टैक्स कहां लगेगा? प्रीवियस ईयर में लगेगा। आपको असेसमेंट ईयर का वेट करने की कोई भी जरूरत नहीं। अब जो एक्सेप्शन है बेटा वो एक्सेप्शन देखते हैं। पहला एक्सेप्शन है सेक्शन 172 में, दूसरा एक्सेप्शन है सेक्शन 174 में, तीसरा एक्सेप्शन है सेक्शन 174A में, चौथा जो एक्सेप्शन है वो है सेक्शन 175 में, और जो सेक्शन लास्ट है एक है सेक्शन 176। यानी कि टोटल कितने एक्सेप्शन दे रखे बेटा? इसमें 5 एक्सेप्शन दे रखे हैं। सेक्शन 172, 174, 174A, 175 और 176। याद हुआ क्या सेक्शन है? सेक्शन 172, 174, 174A, 175, 176 ये सेक्शन दे रहे हैं। यानी कि ये 5 ऐसे सेक्शन है जिसमें प्रीवियस ईयर की इनकम पे प्रीवियस ईयर में क्या लगेगा? टैक्स लगेगा। आपको असेसमेंट ईयर का कोई वेट करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। पहला सेक्शन है नॉन रेसिडेंट की शिपिंग बिजनेस से इनकम। नॉन रेसिडेंट को बोलते हैं अनिवासी, यानी कि अनिवासियों की समुद्री जहाज से आय।
पहला सेक्शन क्या है, बिजनेस इनकम है। कौन सा बिजनेस है, शिपिंग बिजनेस, और बंदा क्या है, नॉन रेसिडेंट। तो इस केस में प्रीवियस ईयर की इनकम पे टैक्स कहाँ लगेगा, प्रीवियस ईयर। मतलब इसमें होता क्या है, अगर कोई बंदा नॉन रेसिडेंट है, नॉन रेसिडेंट मतलब जो इंडिया का रेसिडेंट नहीं है, यानी कि आउटसाइड इंडिया का रेसिडेंट, उसका काम क्या है, शिपिंग बिजनेस का काम है। मान लो उसका शिप कहां आया, इंडिया में आया है, यहां से वो क्या कर रहा है, लोडिंग कर रहा है, या तो पैसेंजर को ले जा रहा है, पैसेंजर को शिप में चढ़ा के वो यहां से क्या करने वाला है, निकल रहा है, वो कहां जा रहा है, यूएसए जा रहा है। ठीक, पिक्चर आगे समझ में। अब होगा क्या, ये जो पैसेंजर को ले जाएगा तो उनको टिकट सेल करेगा, कुछ तो पैसा लेगा, सही फ्री में थोड़ी ले जाएंगे, अपन खैरात थोड़ी बांट रहे। तो अपन क्या दे रहे हैं उनको, टिकट दे रहे हैं, टिकट का जो पैसा आया है वो इसके लिए तो क्या है, इनकम ही है। इस इनकम के ऊपर क्या लगना चाहिए, टैक्स लगना चाहिए। लेकिन दिक्कत क्या हो रही है, बंदा तो यहाँ से जा रहा है कहाँ पे, यूएसए, और ये इंडिया का तो नहीं है बंदा, ये तो कहा है, नॉन रेसिडेंट है। अब यहाँ इनकम टैक्स वालों को लगा कि ये बंदा चला गया, क्या मालूम जहाज बीच में डूब गया, या ये वापिस आएगा ही नहीं, तो अपने इनकम टैक्स वाले अपने गवर्नमेंट को तो क्या हो गया, टैक्स का नुकसान हो गया। तो उन्होंने रूल बना दिया कि अगर कोई भी आप शिपिंग बिजनेस करते हो, नॉन रेसिडेंट हो, तो आपको प्रीवियस ईयर की इनकम पे टैक्स प्रीवियस ईयर में देना पड़ेगा। यानी कि आप जब तक टैक्स नहीं दोगे, ये वाला पोर्ट, ये वाली जगह आप यहाँ से इंडिया को छोड़ के बाहर नहीं ले जाओगे अपने शिप। यानी कि पहले आपको क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। यानी कि जो भी प्रीवियस ईयर की इनकम कमाई है उसके ऊपर प्रीवियस ईयर में टैक्स देना पड़ेगा, और उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से निकलना पड़ेगा। समझ में आएगी, यानी कि आपको असेसमेंट ईयर का वेट नहीं करना है। ठीक है, अब यहाँ दिक्कत आ रही है कि इनकी इनकम कितनी मानी जाए, क्योंकि तो टिकट बेचते हैं और ये बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते ही नहीं है। बुक्स ऑफ अकाउंट यानी कि वो जनरल एंट्री और ये मेंटेन करते नहीं है। तो इस केस में जो इनकम मानी जाएगी बेटा, वो इनकम मानी जाएगी जितने टिकट बेचे हैं, जो टिकट का अमाउंट है उसका 7.5% मेरी क्या मानी जाएगी, इनकम मानी जाएगी। और इस इनकम के ऊपर क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। डन है। साथ ही कोई भी एक्सपेंसेस यहां से इस इनकम में से माइनस नहीं होंगे। देखो पहले ही विचार में कितनी इनकम मानी, सिर्फ 7.5% इनकम मानी। अगर आपके 1 लाख के टिकट सेल हुए तो इनकम कितनी मानी, सिर्फ 7.5%, यानी कि 7,500 रुपए की इनकम मानी। और 7,500 की इनकम पे आपको क्या लगाना है, टैक्स देना है। समझ में आएगी। वैसे उन्होंने कितना बचा, कितना है अपना 7,500 का, तो 92,500 तो वैसे उन्होंने क्या कर दिया, हटे ही दिया। यानी कि एक तरह से तुम्हारा खर्चा मान लिया कितना, 92,500 का। तो इसलिए यहाँ से एक्स्ट्रा कोई भी खर्चा अपन को माइनस नहीं करना है। डन है। चलिए आइए, सेक्शन 172 में क्या दे रखा है, अपनी जो सॉल्यूशन है उसमें पेज नंबर 2 पे दे रखा है। पहली सिचुएशन है इनकम ऑफ नॉन रेसिडेंट फ्रॉम शिपिंग बिजनेस अंडर सेक्शन 172। क्या बोला है कि इनकम ऑफ नॉन रेसिडेंट फ्रॉम शिपिंग बिजनेस इज टैक्सेबल इन प्रीवियस ईयर। यही अपन ने पढ़ा कि इसकी प्रीवियस ईयर की इनकम पे प्रीवियस ईयर पे टैक्स लगेगा। दे डू नॉट मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट, ये बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करते हैं। सो डीम्ड इनकम, इसलिए इनकम यहां इनकम कितनी मानेंगे कि टोटल अमाउंट पेड एज कैरीज, कैरीज लिखा है ना, भाड़ा, किराया भाड़ा, यानी कि वो जितने भी टिकट है उसका 7.5% हम क्या मानेंगे, इनकम मानेंगे। और साथ ही आगे लिखा है एक्सपेंसेस ऑफ असेसी आर नॉट डिडक्टेड फ्रॉम सच अमाउंट, इसमें से कोई भी एक्सपेंसेस माइनस नहीं होगा। आगे इन एडिशन टू कैरीज, कैरीज के अलावा इसमें क्या क्या शामिल है, डिमरेज चार्जेस शामिल है, हैंडलिंग चार्जेस शामिल है, और अदर कोई भी ऐसा ही सम जो क्या है सिमिलर नेचर का है। डिमरेज चार्जेस क्या होता है बेटा कि मान लो मेरा माल रखा हुआ है पोर्ट के ऊपर, काय के ऊपर रखा है, पोर्ट के ऊपर रखा हुआ है। पोर्ट समझ लो ना, बंदरगाह, ठीक, जहाँ पे समुद्र के किनारे जहाँ पे अपने सारे जहाज क्या होते हैं, इकट्ठे होते हैं, वहां से तो जाएंगे वहां। तो उस पोर्ट के ऊपर अपन ने क्या रखा, अपना गुड्स रख रखा है, तो उसका एक टाइम लिमिट होती है। अगर उस टाइम लिमिट में ऐसे अगर उस टाइम ड्यूरिंग उस टाइम लिमिट अगर आपको गुड्स वहां से नहीं हटाओगे तो गवर्नमेंट को आपको यानी कि जो भी कस्टम डिपार्टमेंट है उसको आपको एक चार्ज देना पड़ेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, डिमरेज चार्जेस। देन तो याद रह जाए तो ठीक, वरना जो थ्योरी है वो याद रखनी है। चलिए, कोई दिक्कत सेक्शन 172 में। नेक्स्ट सेक्शन है 174। 174 क्या बोलता है कि कोई भी ऐसा बंदा जो इंडिया को हमेशा के लिए छोड़ के जा रहा है, कोई भी ऐसा बंदा जो इंडिया को छोड़ रहा है हमेशा के लिए, लिविंग इंडिया परमानेंटली, यानी कि हमेशा के लिए भारत को छोड़ के अगर कोई बंदा जा रहा है तो उस बंदे को पहले सारा टैक्स पे करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो भारत को छोड़ के
बाहर जाएगा। और बेटा भारत के बाहर जो जा रहा है वो घूमने फिरने के लिए नहीं, परमानेंट, यानी कि वो विदेश में जाके क्या हो रहा है, सेटल हो रहा है, तो उसको यहाँ का जितना भी टैक्स बकाया है सबसे पहले उसको क्या करना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा। समझ में आएगी? तो ये किसमें बोला है, सेक्शन 174 में। आइए 174 में क्या लिखा हुआ है कि इनकम ऑफ पर्सन लिविंग इंडिया फॉर एवर, क्या बोला है कि हमेशा के लिए विदेश जा रहा है, यानी कि भारत को छोड़ के जा रहा है। तो क्या बोला कि वेर इट अपीयर टू द एओ, एओ का मतलब होता है असेसिंग ऑफिसर, कर निर्धारण अधिकारी, that any individual may leave India during the current assessment year or shortly after its expiry, he has present intention to returning India, the total income of some individual। आप कुल मिला के सीधी सी बात करेंगे, अगर एओ को लगता है कि कोई एओ यानी असेसिंग ऑफिसर, कर निर्धारण अधिकारी को अगर लगता है कि कोई बंदा हमेशा के लिए इंडिया को छोड़ के कहां जा रहा है, बाहर जा रहा है, तो उसकी जब वो इंडिया को छोड़ के जाएगा तो वहां तक जितनी भी इनकम कमाई है उसके ऊपर प्रीवियस ईयर में क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। आपको असेसमेंट ईयर का कोई भी वेट करने की यहाँ पे जरूरत नहीं। डन। चलिए नेक्स्ट आते हैं सेक्शन 174 ए। कोई भी एओ भी है और कोई भी क्या है, बीओआई है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। एओपी का मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन, पर्सन का एक समूह, और बीओआई का मतलब होता है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का एक समूह। देखो होता है क्या है, दोनों में डिफरेंस समझना। इनकम टैक्स में पर्सन की डेफिनेशन दे रखी है बेटा अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 31 में। कहां पे डेफिनेशन दे रखी है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 31 में, कि पर्सन में किस किस को इंक्लूड किया है, इंडिविजुअल, यानी इंडिविजुअल के ऊपर भी इनकम टैक्स लगेगा। दूसरा एचयूएफ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तीसरा एओपी। चौथा बीओआई, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, और एओपी मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्सन। पांचवा लोकल अथॉरिटी। छठा कंपनी। सातवीं है फर्म इंक्लूडिंग एलएलपी, और लास्ट है अपना आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। ये सब क्या है, पर्सन है। पर्सन मतलब इन सबके ऊपर इनकम टैक्स लगेगा। इंडिविजुअल जैसे रामश्याम, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एओपी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, और बीओआई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। होता क्या है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन का मतलब होता है कि दो पर्सन मिलकर एक बिजनेस की नई कैटेगरी बना ली। जैसे कि एचयूएफ के ऊपर इनकम टैक्स लगता है, इंडिविजुअल के ऊपर भी लगता है, इंडिविजुअल मतलब अलग अलग। अब मान लो एक तो इंडिविजुअल मिल गया, ए रामश्याम हो गया, मैं इंडिविजुअल हूं अकेला, ए है एक बंदा और एक एचयूएफ, इन दोनों ने मिलकर एक नए बिजनेस की कैटेगरी चालू कर दी और बिजनेस क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। समझ में आएगी? तो इसे बोला जाता है एओपी। और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल मतलब दो बंदे मिलके, इंडिविजुअल जैसे राम और श्याम मिलके क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो इसे क्या बोलेंगे, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। अब सेक्शन 174 क्या बोलता है कि अगर कोई भी एओपी है, कोई भी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, व्यक्तियों का समूह या व्यक्तियों का समूह है, ठीक, ये जो बनता है बेटा एक स्पेशल पर्पस के लिए बनता है, एक विशेष उद्देश्य के लिए बनता है। जैसे स्पेशल पर्पस खत्म हुआ, एओपी भी खत्म हो जाएगी और बीओआई भी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। मान लो कोटा में जो अपना दशहरा मेला लगता है, उसमें मैंने और एक मेरा फ्रेंड ने, दोनों ने मिलकर क्या करेंगे, पॉपकॉर्न की क्या करेंगे, शॉप डालेंगे। डन है। हमारा पर्पस क्या था, मेले में इनकम कमाना। मेला है अगर 15 दिन का, 15 दिन बाद मेला खत्म हुआ, जो भी हिसाब बनेगा हमारा हम आधा आधा करेंगे, मेरा दोस्त मेरे रास्ते और मैं मेरे रास्ते चला गया। तो इसे बोलते हैं एओपी बीओआई, जो विशेष उद्देश्य के लिए बना है, स्पेशल पर्पस के लिए बना है। वो पर्पस जब खत्म हो जाएगा तो पार्टनरशिप, जो भी इनके बीच में पार्टनरशिप थी या जो भी इन्होंने किया था, वो अपने आप क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इन बंदों को भी प्रीवियस ईयर की इनकम पे क्या देना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर में टैक्स देना पड़ेगा। डन है? बोलो। तो ये सेक्शन था सेक्शन 174 ए। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन 175, क्या बोला है समझना। आइए 175 की बात करते हैं। टैक्स बचाने के लिए आप कोई भी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर करते हो, तो ऐसे केस में भी आपको प्रीवियस ईयर की इनकम पे प्रीवियस ईयर में क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। एग्जांपल समझना। मान लो ये मिस्टर एक्स है
और ये इसकी वाइफ है यानी कि इसकी लुगाई है, ये मिसेस एक्स। मान लो इसके पास 2 हाउस प्रॉपर्टी है, 2 मकान है, पहला और दूसरा। उससे इसको रेंट की इनकम हो रही है मान लो कि 5 लाख 3 लाख रुपए की इनकम इधर हो रही है, 2.5 लाख रुपए की। इससे भी 2.5 लाख की इनकम हो रही है, उससे भी कितने की इनकम हो रही है, 2.5 लाख की इनकम। यानी कि अगर मैं मिस्टर एक्स की बात करूं तो टोटल इनकम कितनी हो रही है, 5 लाख रुपए की इनकम। डन है। अगर मैं इसके ऊपर टैक्स निकालना चाहूं तो कैसे लगेगा, पहले 2.5 लाख पे तो कोई टैक्स नहीं रखता है, बचा कितना 2.5 लाख। 2.5 लाख पे मैंने टैक्स लगाया 5% यानी कि 12,500 रुपए का क्या लग गया, टैक्स लग गया। बेटा अभी अपन रिबेट नहीं दे रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ टैक्स की बात कर रहे हैं। तो 12,500 का क्या लग गया, टैक्स लग गया। ये समझदार था, इसने क्या करा, एक प्रॉपर्टी को किसके नाम दिखा दिया, मिसेस एक्स के नाम दिखा दिया, इसकी पत्नी के नाम दिखा दिया। इसकी पत्नी के नाम दिखा दिया मतलब यहां से प्रॉपर्टी हट जाएगी। अब ये इनकम किसके इसमें आ गई, इसकी वाइफ के इसमें। यानी कि अब इसको भी 2.5 लाख के ऊपर टैक्स नहीं देना, मतलब इसकी इनकम बची कितनी, 2.5 लाख, तो इसको भी कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। इसकी इनकम भी कितनी है, 2.5 लाख, तो इसके ऊपर भी टैक्स नहीं लगेगा। यानी कि मैंने कितने का टैक्स बचा लिया, 12,500 रुपए का टैक्स बचा लिया। समझ में आएगी। तो बेटा अगर आप टैक्स बचाने के लिए ऐसा कोई भी काम करते हो तो इस केस में भी प्रीवियस ईयर की इनकम पे प्रीवियस ईयर में टैक्स लगेगा और उसको देना पड़ेगा मिस्टर एक्स को, यानी कि जिसने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है उसी बंदे को टैक्स देना पड़ेगा। डन है। तो ये था अपना सेक्शन 175। नेक्स्ट है सेक्शन 176। बिजनेस क्लोज हो गया आपका या बिजनेस डिसकंटिन्यू हो गया, बिजनेस या प्रोफेशन, यानी कि जब भी बिजनेस बंद होता है तो उस केस में भी जिस दिन बिजनेस बंद हुआ है वहां तक की सारी इनकम के ऊपर टैक्स आपको प्रीवियस ईयर में देना पड़ेगा, आपको असेसमेंट ईयर का वेट करने की जरूरत नहीं। डन है। तो बेटा 10 नंबर में क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 2 था अपना, थ्योरी में इसमें पूरा लिखा हुआ है जो अपन ने पढ़ा है। तो एक और देखते हैं कि प्रीवियस ईयर की इनकम पे जनरली टैक्स असेसमेंट ईयर पे लगता है, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन है मतलब प्रीवियस ईयर की इनकम पे प्रीवियस ईयर में टैक्स लगेगा। पहला था सेक्शन 172, नॉन रेसिडेंट शिपिंग बिजनेस से इनकम, इसमें 7.5% इनकम मांगते हैं। दूसरा पढ़ा था सेक्शन 174 4 पढ़ा था, अगर कोई भी पर्सन हमेशा के लिए इंडिया को छोड़ के जा रहा था उसको भी प्रीवियस ईयर की इनकम पे प्रीवियस ईयर में टैक्स देना पड़ेगा। थर्ड पढ़ा था अपन ने 174 ए, एओपी और बीओआईपी स्पेशल पर्पस के लिए बने, तो स्पेशल पर्पस खत्म होते हैं उनको प्रीवियस ईयर की इनकम पे प्रीवियस ईयर में क्या देना पड़ेगा, टैक्स। सेक्शन 175, अगर आप टैक्स बचाने के लिए कोई भी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर करते हो तो इस केस में भी प्रीवियस ईयर की इनकम पे प्रीवियस ईयर में टैक्स लगेगा। और टैक्स कौन देगा, ट्रांसफर, जिसने ट्रांसफर करा है। और लास्ट सेक्शन है सेक्शन 176, अगर आप बिजनेस को क्या करते हो, क्लोज करते हो, बंद करते हो, या प्रोफेशन को आप बंद करते हो तो इस केस में भी प्रीवियस ईयर की इनकम पे कहां टैक्स लगेगा, प्रीवियस ईयर में। डन है। चलिए तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। बेटा इसको एक बार घर पे पढ़ना, 10 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ने से पहले अपन कुछ चीजें देखते हैं। चलिए देखो बेटा 2-3 चीजें होती है। एक होता है इंडियन ओरिजिन, इसे बोलते हैं भारतीय मूल का। एक होता है इंडियन सिटीजन, बोले तो भारतीय नागरिक। और तीसरा होता है रेसिडेंट, इंडियन रेसिडेंट, भारतीय निवासी। 3 चीज होता है, एक होता है इंडियन ओरिजिन, एक होता है इंडियन सिटीजन, और एक और क्या होता है अपना रेसिडेंट होगा। डन है क्या, तीनों में डिफरेंस क्या है। अपन बहुत सी बार न्यूज़पेपर में भी पढ़ते हैं कि भारतीय मूल का फलाना आदमी फलानी जगह पे क्या बन गया है, राष्ट्रपति बन गया या प्रधानमंत्री बन गया। तो इंडियन ओरिजिन होता क्या है, समझना कि कोई भी बंदा खुद, उसके पेरेंट्स यानी कि मम्मी पापा, ठीक है, दादा दादी, ये लीजिए दादा दादी, नाना नानी, कहां पैदा हुए हैं, क्या बोला है कि खुद, उसके माता पिता, उसके दादा दादी और उसके नाना नानी अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए हैं।
कहां पे पैदा हुए हैं? अनडिवाइडेड इंडिया। अनडिवाइडेड इंडिया मतलब अखंड भारत में पैदा हुए हैं, यानी कि अनडिवाइडेड इंडिया जब भारत का डिवाइडेशन नहीं हुआ था तो इंडिया में पैदा हुआ हो, या फिर इंडिया के दो जो बच्चे हैं अपने बिगड़े हुए पाकिस्तान में पैदा हुआ हो, या फिर बांग्लादेश में पैदा हुआ। क्या बोला है कि अगर खुद माता पिता, दादा दादी, नाना नानी अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए, अनडिवाइडेड इंडिया मतलब भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में पैदा हुए, तो उसे कहां का माना जाएगा? इंडियन ओरिजिन का माना जाएगा। डन है। इंडियन सिटीजन बेटा अपना कॉन्स्टिट्यूशन बताता है, अपना संविधान बताता है, तो इसके लिए आप संविधान पढ़ लेना कि क्या होता है इंडियन सिटीजन। नेक्स्ट है रेसिडेंट, जो अपना इनकम टैक्स एक्ट 1961 बताएगा। डन। अब बेटा ध्यान रखना, इनकम टैक्स में जो टैक्स लगेगा वो इसके बेसिस पे लगेगा। अगर बंदा रेसिडेंट है किसी प्रीवियस ईयर में तो ही उसके ऊपर टैक्स लगेगा। अगर बंदा नॉन रेसिडेंट है यानी कि भारत का निवासी नहीं है तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। एक चीज ध्यान रखना, ये दोनों चीजें अलग अलग है, तीनों चीजें। अगर कोई बंदा इंडियन सिटीजन है किसी प्रीवियस ईयर में तो जरूरी नहीं है कि उसके ऊपर टैक्स लगेगा। प्रीवियस ईयर में अगर टैक्स लगाना है तो उस बंदे का क्या होना कंपलसरी है? रेसिडेंट होना कंपलसरी है। वो सिटीजन है, इंडियन ओरिजिन है, उससे कोई लेना देना नहीं है, बस रेसिडेंट होना चाहिए। अगर रेसिडेंट है तो उसके ऊपर क्या लगेगा? प्रीवियस ईयर में अगर कोई बंदा रेसिडेंट है तो उसके ऊपर क्या लगेगा? टैक्स लगेगा। डन है। और बेटा ऐसा जरूरी नहीं कि हर प्रीवियस ईयर में कोई बंदा रेसिडेंट हो, किसी प्रीवियस ईयर में हो भी सकता है, किसी में नहीं भी हो सकता। तो जिसमें प्रीवियस ईयर में वो रेसिडेंट होगा तो उसमें तो उसको क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। डन है। तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है। अब कि हाउ इज रेसिडेंस ऑफ असेसी डिटरमाइंड फॉर इनकम टैक्स पर्पस। ये बोला है कि जो असेसी होता है उसका रेसिडेंस हम कैसे डिसाइड करते हैं। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन रेसिडेंशियल स्टेटस एंड टैक्स लायबिलिटी। इसी का एक और पार्ट पूछा कि हाउ इज रेसिडेंस ऑफ असेसी डिटरमाइंड फॉर इनकम टैक्स पर्पस। साथ ही एक्सप्लेन इंसिडेंस ऑफ रेसिडेंट ऑन टैक्स लायबिलिटी। देखो कुल मिला के बोल रहा है कि रेसिडेंस ऑफ जो इनकम टैक्स के लिए रेसिडेंस का मतलब क्या होता है, आप वो कैसे डिसाइड करो। तो ठीक है, सबसे पहले इसमें जो थ्योरी में आंसर लिखा है रेसिडेंस ऑफ असेसी में सबसे पहले लिखा है कि सेक्शन 5 में क्या बोला है कि द स्कोप ऑफ टोटल इनकम ऑफ असेसी डिटरमाइंड विद द रेफरेंस ऑफ हिज रेसिडेंट इन इंडिया इन द प्रीवियस ईयर। क्या बोला है कि किसी भी असेसी की हम टोटल इनकम तभी निकालेंगे अगर वो बंदा प्रीवियस ईयर में क्या रहता है? रेसिडेंट होता है, निवासी होता है। डन है। बेटा रेसिडेंट के लिए इनकम टैक्स एक्ट ने क्या दे रखी है? कंडीशनें दे रखी है बहुत सारी, कंपनी के लिए, इंडिविजुअल, सबके लिए अलग अलग दे रखी है। तो उसके ऊपर अपन नहीं जाएंगे क्योंकि कंडीशन पढ़ेंगे तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो ध्यान में, अगर इनकम टैक्स के हिसाब से बंदा क्या है? रेसिडेंट है, तो ही उसकी टोटल इनकम निकाली जाएगी और उस इनकम पे क्या करेंगे? टैक्स लगाएंगे। दूसरा, दैट मीन द टोटल इनकम ऑफ ईच पर्सन इज बेस्ड ऑन हिज रेसिडेंशियल स्टेटस। क्या बोला है कि हर पर्सन की जो इनकम है, टोटल इनकम, वो किसके ऊपर बेस होती है? रेसिडेंशियल स्टेटस के ऊपर। अगर बंदा रेसिडेंट है तो उसकी टोटल इनकम निकालेंगे क्योंकि उसके ऊपर टैक्स लगेगा। अगर बंदा रेसिडेंट है ही नहीं तो उसकी इनकम निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि उसके ऊपर इनकम टैक्स एक्ट का क्या टैक्स लगेगा ही नहीं। डन है। थर्ड पॉइंट में बोला है रेसिडेंशियल स्टेटस ड्यूरिंग द असेसमेंट ईयर इज इममटेरियल। क्या बोला है? ये जो रेसिडेंशियल देखेंगे स्टेटस, ये बेटा प्रीवियस ईयर का देखेंगे, असेसमेंट ईयर का नहीं देखेंगे। हमें असेसमेंट ईयर से कोई लेना देना नहीं है। जो रेसिडेंशियल स्टेटस देखेंगे वो कौन से ईयर का देखेंगे? प्रीवियस ईयर का देखा जाएगा, असेसमेंट ईयर का नहीं देखा जाएगा। डन है। आगे, इट इज पर्टिकुलर नोट दैट रेसिडेंस एंड सिटीजनशिप आर दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट, हेंस शुड नॉट बी मिक्स्ड फॉर द पर्पस ऑफ टैक्सेशन। क्या बोला है कि ये तीनों चीजें मान रहा हूं, सिटीजन और रेसिडेंट दोनों अलग अलग चीजें बेटा, टैक्स निकालने के पर्पस से हम इन दोनों को एक नहीं मान सकते। ठीक है, क्योंकि वेदर इंडियन सिटीजन तो हो सकता है, इंडियन सिटीजन तो पोस्टली हर साल हो सकता है, लेकिन रेसिडेंशियल हर साल चेंज हो सकता है। किसी साल वो रेसिडेंट रहा, किसी साल नॉन रेसिडेंट रहा। तो जिस साल वो जिस प्रीवियस ईयर में रेसिडेंट रहेगा उस ईयर में तो क्या देना पड़ेगा? उसको टैक्स देना पड़ेगा। और जिस ईयर में वो नॉन रेसिडेंट रहा वहां टैक्स देने की जरूरत नहीं है। आगे, फॉर द पर्पस ऑफ टैक्सेशन सिटीजनशिप ऑफ अ पर्सन डज नॉट मैटर। क्या बोला? टैक्स के लिए सिटीजनशिप से हमें कोई भी लेना देना नहीं है। आगे, इफ एन असेसी हु इज रेसिडेंट इन इंडिया फॉर द पास्ट सेवरल ईयर। क्या बोला कि अगर कोई बंदा पास्ट बहुत सारे सालों से क्या हो रहा है? रेसिडेंट हो रहा है, बट द सिटीजनशिप रिमेन
हाँ, रिमेन आउटसाइड इंडिया थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर, क्या बोला, कोई बंदा था वो प्रीवियस ईयर से पहले के कई सालों में वो इंडिया में रह रहा था। मान लो अभी अपना प्रीवियस ईयर बेटा 21-22, एक बंदा है, ये लिखिए मिस्टर ज्ञानी, ये बंदा क्या है, अपना प्रीवियस ईयर तो ये इस प्रीवियस ईयर में तो बंदा क्या है, नॉन रेसिडेंट है, लेकिन इससे पहले वाले 5-6 प्रीवियस ईयर जैसे 20-21, 19-20, 18-19, इन 3 सालों में बंदा क्या था, रेसिडेंट था। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, नॉन रेसिडेंट, और अपना प्रीवियस ईयर क्या 21-22, अगर ये 21-22 में रेसिडेंट नहीं है तो इस 21-22 में इसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। डन है, आगे साथ ही सेकंड लास्ट पॉइंट छूट गया था तो वो पढ़ते थे, रेसिडेंस ऑफ पर्सन में चेंज ईयर टू ईयर, क्या बोला है कि रेसिडेंशियल स्टेटस हर साल क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, लेकिन जो सिटीजनशिप है जरूरी नहीं कि वो हर साल चेंज हो, वो कांस्टेंट रहे। डन है, आगे तो ये तो रेसिडेंस ऑफ पर्सन से अपन डिसाइड करते, तो इसमें पहले क्या क्या पढ़ा था, अगर देखा जाए तो 3 चीज पढ़ी थी, इंडियन ओरिजिन, सिटीजन और रेसिडेंट। साथ ही अपने पढ़ा था कि सेक्शन 5 बोलता है कि टोटल इनकम की जो कैलकुलेशन होगी वो रेसिडेंट के हिसाब से ही होगी। अगर कोई बंदा है प्रीवियस ईयर में रेसिडेंट है तो हम उसकी टोटल इनकम निकालेंगे और उसके ऊपर टैक्स की कैलकुलेशन करेंगे। लेकिन अगर कोई बंदा प्रीवियस ईयर में रेसिडेंट नहीं है यानी कि वो नॉन रेसिडेंट है तो उसकी टोटल इनकम निकालने की जरूरत नहीं है। साथ ही जो रेसिडेंशियल स्टेटस देखेंगे, जो रेसिडेंस निकालेंगे अपन वो प्रीवियस ईयर का निकालेंगे, असेसमेंट ईयर का इमटेरियल है, असेसमेंट ईयर से कोई भी लेना देना नहीं है। डन है, बोलो हाँ। साथ ही अपन ने क्या पढ़ा था कि जो रेसिडेंशियल स्टेटस है वो हर ईयर में क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। किसी प्रीवियस ईयर में आप रेसिडेंट रहे, किसी में नहीं रहे, तो जिस ईयर में रहे उसमें आपको टैक्स देना पड़ेगा, जिसमें नहीं रहे उसमें टैक्स देने की जरूरत नहीं है। साथ ही टैक्स के पर्पस के लिए हम इन दोनों को एक नहीं मानेंगे, दोनों क्या है, अलग अलग चीजें। डन है, तो ये तो अपना रेसिडेंस ऑफ स्टेटस हो गया, अपना क्या रेसिडेंस हो गया सीसी का। अब इसमें एक और चीज पूछी, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन रेसिडेंशियल स्टेटस वर्सेस टैक्स लायबिलिटी। चलिए देखो इसमें क्या होता है, पढ़िए देखिए ना, इसके लिए टेबल याद रखना, रेसिडेंशियल स्टेटस वर्सेस टैक्स लायबिलिटी। देखिए इधर मैंने लिखा पर्टिकुलर, इधर ओआर यानी कि साधारण निवासी ऑर्डिनरी रेसिडेंट, फिर आएगा एनओआर नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट असाधारण निवासी, और लास्ट आएगा एनआर नॉन रेसिडेंट बोले तो अनिवासी। शीट में सब लिखा हुआ है ओआर एनओआर एनआर। बेटा ओआर एनओआर एनआर होता क्या है इससे भी अपन को कोई मतलब नहीं, क्योंकि इस क्वेश्चन को उससे कोई भी लिंक नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते, क्योंकि ये साइलेंट के लिए क्या दे रखी है, इनकम टैक्स में कंडीशन दे रखी है, सेक्शन 6 में दे रखी है, 61, 62, 63, 66 में क्या दे रखी है, इनकी कंडीशन दे रखी है। तो वो कंडीशन अभी अपन को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, अभी अपन पढ़ते हैं। अब समझते जाना, एक बंदा होता है ऑर्डिनरी रेसिडेंट। बेटा अगर बात की जाए तो इस बंदे को तो हर केस में क्या देना है, टैक्स देना है। एक दो जगह ही रहेगी जहां पे इसको टैक्स नहीं देना है। एनओआर इसमें सब जगह टैक्स देने की जरूरत नहीं है, इसमें भी सब जगह टैक्स देने की जरूरत नहीं। समझना, दो चीज होती है, अगर इनकम अर्न, क्या लिखा मैंने, इनकम या तो अर्न यानी कि या फिर अर्न को बोल दो अक्रूड, या फिर रिसीव, दोनों में से अगर कोई भी काम इंडिया में होता है, कहां होता है, इंडिया में, तो उस केस में तीनों जगह को टैक्स देना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या बोला है कि या तो इनकम अर्न, मान लो कि मेरा बिजनेस का था कोटा में था, ठीक, लेकिन मैं रह कहां रहा हूं, यूएसए में रह रहा हूं, तो मेरा बिजनेस कहां है, इंडिया में, तो इंडिया के बिजनेस से जो भी इनकम हुई है वो मेरे को कहां पे रिसीव होती है, मान लो कहां पे रिसीव हो रही है, अपनी यूएसए में रिसीव हो रही है। या फिर एक एग्जांपल लेता हूं थोड़ा सा, कि मान लो मैं जॉब करता था पहले इंडिया में, रिटायर हो गया, और रिटायर के बाद में मैं कहां चला गया, शिफ्ट हो गया, यूएसए शिफ्ट हो गया, तो रिटायरमेंट के बाद मुझे जो पेंशन मिलेगी वो कहां मिल रही है, रिसीव कहां हो रही है, आउटसाइड इंडिया, यूएसए। लेकिन बेटा मैंने जो बिजनेस किया था, जो मतलब जो जॉब की थी वो कहां की थी, इंडिया में की थी, यानी कि इनकम का जो मेन बेसिक सोर्स है वो कहां पे था, इंडिया में था, अर्न कहां पे हुई है, इंडिया में हुई है, जबकि रिसीव कहां हुई है, आउटसाइड इंडिया। तो भी इस केस में तीनों जनों को टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि दोनों में से एक काम इंडिया में होना चाहिए, या तो अप्रूव्ड इंडिया में हो या फिर रिसीव कहां हो, इंडिया में हो। डन है, तो इन दो केस में मुझे दोनों में से अगर कोई भी एक काम इंडिया में होता है तो तीनों जनों को क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। डन है,
पहला पॉइंट आ गया समझ में। अब इसमें पॉइंट क्या क्या बन सकते हैं, जैसे मैंने उस टेबल में लिखा है कि इनकम अर्न एंड रिसीव्ड इन इंडिया, तो तीनों को टैक्स देना पड़ेगा। फिर इसका 2 पॉइंट और बढ़ा दिए मैंने, क्योंकि दोनों में से कोई एक काम इंडिया में कर लो, तो मैंने एक पॉइंट बना दिया कि इनकम अर्न तो इंडिया में हुई है लेकिन रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया हुई, तो बेटा दोनों में से एक काम इंडिया में हो रहा, तो तीनों को क्या देना पड़ेगा, टैक्स। दूसरा केस क्या बना दिया कि अर्न तो इंडिया में आउटसाइड इंडिया हुई है लेकिन रिसीव कहां हुई है, इंडिया में हुई है, तो इस केस में भी तीनों को क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। अब फोर्थ केस ले, दोनों काम का हो रहा है आउटसाइड इंडिया, रिसीव भी आउटसाइड इंडिया हो रहा है और अर्न भी कहां हो रहा है, आउटसाइड इंडिया हो रहा है, लेकिन ऐसे बिजनेस और प्रोफेशन का कंट्रोल कहां से हो रहा है, इंडिया से हो रहा है। पिक्चर आगे समझ में क्या बोला है, दोनों काम आउटसाइड इंडिया हो रहे हैं लेकिन ऐसे बिजनेस का कंट्रोल कहां से हो रहा है, इंडिया से हो रहा है, तो उस केस में इन दो जनों को टैक्स देना पड़ेगा, इस बच्चे को टैक्स देने की जरूरत नहीं। डन है। थर्ड पॉइंट, दोनों काम आउटसाइड इंडिया से हो रहे हैं, बिजनेस का कंट्रोल भी इंडिया से नहीं है, तो इस केस में बेचारे ओआर को टैक्स देना पड़ेगा, इन दोनों को टैक्स देने की जरूरत नहीं। डन। नेक्स्ट है, पास्ट ईयर की कोई इनकम है जो विदेशी इनकम थी, फॉरेन इनकम थी, उसको हम इंडिया में लेके आए, तो बेटा उसके ऊपर भी तीनों को ही टैक्स देने की जरूरत नहीं। ठीक। फिर नेक्स्ट, एग्रीकल्चर इनकम हो रही इंडिया में, तो बेटा किसी को भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर एग्रीकल्चर इनकम हो रही आउटसाइड इंडिया से, तो उस केस में बेचारे गरीब ओआर को टैक्स देना पड़ेगा, इन दोनों को टैक्स देने की जरूरत नहीं। डन है। क्या है, दोनों में से कोई भी एक काम इंडिया में होगा तो तीनों को टैक्स देना पड़ेगा। अगर दोनों काम आउटसाइड इंडिया हो रहे हैं लेकिन बिजनेस का कंट्रोल इंडिया से हो रहा है, तो दो जनों को टैक्स देना पड़ेगा, ओआर और एनओआर। तीसरा पढ़ा था, दोनों ही काम आउटसाइड इंडिया हो रहा है, बिजनेस का कंट्रोल इंडिया से नहीं हो रहा, तो फिर ओआर को टैक्स देना पड़ेगा। फिर पढ़ा था अपने पास्ट ईयर की कोई इनकम है तो उसके ऊपर किसी को टैक्स देने की जरूरत नहीं है। फिर पढ़ा अपन ने एग्रीकल्चर इनकम अगर इंडिया में हो रही है तो किसी को टैक्स देने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आउटसाइड इंडिया है तो बेचारे गरीब ओआर को टैक्स देना पड़ेगा। डन है। तो ये टेबल पढ़ना, इसमें सारे एक ही पॉइंट लिखे हुए हैं। तो ये लीजिए बेटा क्वेश्चन नंबर 1 और अपना क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो गया, यूनिट फर्स्ट का कंप्लीट हो गया है। ठीक। आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। सबसे पहले देखिए कार फैसिलिटी, कार का मूल्यांकन। बेटा ये क्वेश्चन जो है सैलरी का है। इनकम टैक्स में 5 हेड होते हैं, एक हाउस प्रॉपर्टी होता है, एक सैलरी होता है, कैपिटल गेन होता है, एक इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होता है और एक बिजनेस एंड प्रोफेशन होता है। तो ये जो क्वेश्चन है सैलरी का क्वेश्चन है। उसने बोला है कि कार फैसिलिटी, देखो बेटा होता क्या है कि मैं कहीं जॉब कर रहा हूं, ठीक, मेरे जो एम्प्लॉयर है उसने मुझे क्या दे दी, कार दे दी है यूज करने के लिए। अब उस कार का मैं यूज ऑफिस पर्पस के लिए भी कर रहा हूं, या तो पूरा ऑफिस पर्पस के लिए कर रहा हूं, या फिर पूरे पर्सनल यूज के लिए कर रहा हूं, या फिर कुछ पोर्शन पर्सनल के लिए कर रहा हूं, कुछ काय के लिए कर रहा हूं, ऑफिस के लिए कर रहा हूं। तो उस केस में मैं किस वैल्यू से टैक्स लगूंगा, जो मेरी टैक्सेबल वैल्यू वो फाइंड आउट करेंगे अपन। तो देखो कैसे, कार फैसिलिटी में क्या लिखा है, सबसे पहली लाइन लिखी है द फैसिलिटी अवेलेबल फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, यानी कि ये फैसिलिटी विशेष कर्मचारियों के लिए, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। स्पेसिफाइड एम्प्लॉय की डेफिनेशन दे रखी है। स्पेसिफाइड एम्प्लॉय में किन किन को शामिल किया कि कोई भी ऐसा एम्प्लॉय जो कंपनी में डायरेक्टर भी है, एम्प्लॉय भी है और क्या है, डायरेक्टर भी है, तो ऐसा एम्प्लॉय क्या माना जाएगा, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय माना जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या बोला है कि कोई भी एम्प्लॉय जिसकी पूरे साल की सैलरी 50,000 रुपए से ज्यादा हो, पूरे साल की बोला है पर एनम, तो उस बंदे को भी क्या माना जाएगा, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। तीसरा क्या है, कोई भी बंदा है, कोई भी एम्प्लॉय है जिसका कंपनी में क्या है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, सारवान क्या है, हित है। सारवान हित क्या होता है, मान लो ये बंदा है ए और ये कंपनी है ए बी लिमिटेड, इसने इस कंपनी में 20% क्या कर रखे हैं, इक्विटी शेयर खरीद रखे हैं, यानी 20% क्या खरीद रखे हैं, वोटिंग पावर अपने पास रख रखा है। तो ये कंपनी के लिए, यानी कि इसका इस कंपनी में क्या हो गया, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हो गया, और इस कंपनी के लिए ये एम्प्लॉय क्या बन जाएगा, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय बन जाएगा। डन है। तो ध्यान रहे, कार फैसिलिटी किसको मिलेगी, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय को मिलेगी,
स्पेसिफाइड एम्प्लॉय क्या होता है कि ऐसा एम्प्लॉय जो क्या है, एम्प्लॉय भी है साथ में डायरेक्टर भी है, या फिर दूसरा क्या है जिसकी पूरे साल की सैलरी 50,000 रुपए से ज्यादा है, या फिर ऐसा एम्प्लॉय जिसने कंपनी में क्या कर रखा है, सार्वधानिक हित ले रखा है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट ले रखा है। डन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कार फैसिलिटी के लिए क्या बोला है, इफ मोटर कार इज ओन और हायर बाय एम्प्लॉय, क्या बोला है, ये कंपनी है, ये एम्प्लॉय है, तो इस एम्प्लॉय को तो बोलते हैं, एक को तो बोलेंगे एम्प्लॉय, ये हो जाएगा एम्प्लॉयर। हिंदी में अगर बोला जाए तो इसको नियोक्ता बोलते हैं और इसे हम बोलेंगे कर्मचारी। डन। तो पहला पॉइंट क्या बोला है मोटर कार वैल्यूएशन में, इफ मोटर कार इज ओन एंड हायर्ड बाय एम्प्लॉयर, यानी कि मोटर कार किसकी है, एम्प्लॉयर की। एम्प्लॉयर बोले तो कंपनी की खुद की है, मालिक की है। तो उस केस में कैसे वैल्यू डिसाइड करेंगे, तो देखो खर्चे लिखे हैं सबसे पहले, एक्सपेंसेस, फिर यूज, फिर वैल्यू। मोटर कार की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, या तो 1600 सीसी का इंजन होना चाहिए या 1.6 लीटर की, या फिर जो इंजन है वो 1600 सीसी से ज्यादा का हो या 1.6 लीटर के बोलते हैं 1600 सीसी को। डन है। पहला खर्चा कौन कर रहा है, चाहे एम्प्लॉय ने खर्चा करा हो मोटर कार के ऊपर, या फिर एम्प्लॉय ने करा हो, चाहे नियोक्ता ने करा हो, कर्मचारी ने करा हो, लेकिन ये खर्चा काय के लिए किया है, 100% ऑफिस यूज के लिए किया है। तो बेटा फिर किसी भी चीज पे टैक्स देने की जरूरत नहीं है, सब जगह क्या हो जाएगा, वैल्यू नील हो जाएगी। बेटा ये टैक्सेबल वैल्यू बता रहा है, तो अगर 100% यूज ऑफिस यूज में हो रहा है तो जो मोटर कार की वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, नील रहेगी, टैक्सेबल वैल्यू। डन। आगे खर्चा वही एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर कर रहा है, लेकिन टाइम में कर रहा है, पर्सनल यूज में कर रहा है, तो इस केस में दोनों में सेम टैक्स लगेगा। कैसे, क्या वैल्यू निकलेगी, एक्चुअल एक्सपेंसेस पेड बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर ने अगर कोई भी खर्चा किया है तो वो उसमें प्लस करेंगे 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट मतलब मोटर कार की जो एक्चुअल कॉस्ट है उसका 10% प्लस किया जाएगा और माइनस किया जाएगा अमाउंट रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉय। अगर कंपनी ने उस कार के लिए कोई भी पैसा किससे वसूला है, एम्प्लॉय से वसूला है, तो वो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। चाहे कार 1.6 लीटर की हो या 1.6 लीटर से ज्यादा की हो, दोनों में सेम ही रहेगा। पहला था ऑफिस यूज, कोई को टैक्स देने की जरूरत नहीं, नील वैल्यू देंगे। दूसरा था 100% पर्सनल यूज, तो एक्चुअल एक्सपेंसेस पेड बाय एम्प्लॉयर, यानी कि एक्चुअल में जो एम्प्लॉयर नियोक्ता ने जो खर्चा किया है उसमें प्लस करेंगे 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट और माइनस कर देंगे अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉय। डन है। आगे एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों खर्चा कर रहा है। यूज देखो, एम्प्लॉय तो डबल ई लिखा मतलब एम्प्लॉय, एम्प्लॉय तो यूज कर रहा है पर्सनल और एम्प्लॉयर यूज कर रहा है ऑफिस यूज। तो बेटा इस केस में आप जो टैक्सेबल वैल्यू निकालोगे वो निकालोगे 600 रुपए पर मंथ प्लस 900 रुपए अगर कार का इंजन कितना है 1600 सीसी तक है। डन। अगर 1600 सीसी से ज्यादा है तो 600 पर मंथ की जगह आ जाएगा 900 रुपए पर मंथ प्लस 900 रुपए। बेटा जो अपन ये 900 रुपए पर मंथ जोड़ रहे हैं ड्राइवर के, अगर ड्राइवर है तो उसकी सैलरी के लिए हम कितने रुपए जोड़ रहे हैं, 900 रुपए। डन है। अगर 1.6 लीटर का है तो 600 प्लस 900, अगर ड्राइवर है तो 900 जोड़ना है। अगर 1.6 लीटर से ज्यादा है तो 600 की जगह पे कितना हो जाएगा, 900 प्लस 900, जो प्लस 900 करेगा वो ड्राइवर के करेंगे। डन। नेक्स्ट, अगर खर्चा पूरा कर रहा है एम्प्लॉयर और खर्चा कुछ खर्चा पर्सनल हो रहा है, कुछ खर्चा क्या हो रहा है ऑफिस यूज का हो रहा है, तो इस केस में 1800 रुपए पर मंथ प्लस 900 रुपए काय के लेंगे ड्राइवर के, और इधर हो जाएगा 2400 रुपए पर मंथ और 900 रुपए काय के हो जाएंगे ड्राइवर, अगर होगा तो 900 रुपए लेंगे। और ये वैल्यू सब पर मंथ है। अगर मैंने 8 महीने कार का यूज करा है तो मान लो अगर 2400 आया तो 2400 गुना 8 करना पड़ेगा, और जो अमाउंट आएगा वो पूरा क्या रहेगा, टैक्सेबल रहेगा। कोई दिक्कत? हाँ, यानी कि अगर मोटर कार किसकी एम्प्लॉयर की है तो इसमें दो पड़ा था, अगर 1.6 लीटर तक है और 1.6 लीटर तक से ज्यादा है, अगर 100% यूज का हो रहा है, ऑफिस में यूज हो रहा है तो वैल्यू क्या हो जाएगी, नील। अगर 100% यूज का हो रहा है, पर्सनल यूज हो रहा है, तो एक्चुअल एक्सपेंसेस पेड बाय एम्प्लॉयर प्लस 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट माइनस अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉयर। बेटा हिंदी मीडियम वाले की ये चीज इंग्लिश में ही लिखना है, ठीक है। आगे अगर बात क्या था, फिर ऑफिस और पर्सनल यूज था, एम्प्लॉय तो पर्सनल यूज कर रहा था और एम्प्लॉयर क्या कर रहा था, ऑफिस यूज कर रहा था। तो इस केस में क्या था, अगर 1600 सीसी तक की मोटर कार है तो 600 रुपए पर मंथ और 900 रुपए एक्स्ट्रा ड्राइवर के, अगर ड्राइवर हो तो, और अगर 1.6 लीटर या 1600 सीसी से ज्यादा है तो 900 रुपए पर मंथ तो कार के लिए और ड्राइवर के लिए, अगर ड्राइवर है तो 900 रुपए पर मंथ उसका भी लेना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट पढ़ा था कि एम्प्लॉयर खर्चा कर रहा है,
कुछ खर्चा पर्सनल कर रहा है, कुछ खर्चा क्या कर रहा है, प्राइवेट कर रहा है। तो अगर 1.6 लीटर तक की मोटर कार है तो 1800 रुपए पर मंथ और 900 रुपए ड्राइवर के आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्सेबल करना पड़ेगा। और अगर 1.6 लीटर से ज्यादा है तो 2400 रुपए पर मंथ और 900 रुपए का ड्राइवर के लेना। डन है। ये केस तो, ये टेबल तो किस केस में थी, जब कार किसकी खुद की हो, एम्प्लॉयर की हो। डन। सेकंड पॉइंट पन्ना पलटोगे पेज नंबर 4 पे तो लिखा है कि अगर मोटर कार किसकी है, एम्प्लॉय की है, मोटर कार किसकी है, एम्प्लॉय की है, तो इस केस में भी बेटा पूरी टेबल वही है। अगर 100% ऑफिस यूज है तो कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अगर 100% पर्सनल यूज है तो सेम यही फॉर्मेट हो जाएगा, बस ये एक्चुअल कॉस्ट यहां से क्या हो जाएगा, हट जाएगा। डन है। यानी कि देखो लिखा है एक्चुअल एक्सपेंसेस पेड बाय एम्प्लॉयर माइनस अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉय, यहां से 10% एक्चुअल कॉस्ट हट जाएगा। नेक्स्ट जो वैल्यू है कि पर्सनल यूज कर रहा है एम्प्लॉय तो, और वैसा और एम्प्लॉयर का में कर रहा है ऑफिस यूज में कर रहा है, तो बेटा कार यहाँ पे किसकी खुद की एम्प्लॉय की तो पर्सनल यूज कर सकता है, तो इस केस में यहाँ पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। नेक्स्ट बात करते हैं वही पर्सनल और ऑफिस, तो सेम वही केस, एक्चुअल एक्सपेंसेस पेड बाय एम्प्लॉयर, उसमें से माइनस करेंगे अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉय माइनस 1800 रुपए पर मंथ, और अगर ड्राइवर है तो 900 रुपए पर मंथ माइनस होगा। सेम 1600 सीसी में होगा कि एक्चुअल एक्सपेंसेस पेड बाय एम्प्लॉयर माइनस किया जाएगा अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉय, और माइनस किया जाएगा कितना, 2400 रुपए पर मंथ और 900 रुपए का है ड्राइवर। डन। तो ये लीजिए आपकी कार फैसिलिटी खत्म हो गई है। सेकंड टॉपिक इसने बोला है, सेकंड पॉइंट नोट लिखने के लिए इसने बोला है लीव ट्रेवल कंसेशन। लीव ट्रेवल कंसेशन होता क्या है, फटाफट समझिएगा। लीव ट्रेवल कंसेशन हिंदी में बोलते हैं यात्रांत में सहायता, यानी कि कंपनी वाले अपने एम्प्लॉय को भी क्या देते हैं, घूमने फिरने के लिए भेजते हैं। ठीक, तो बेटा 4 साल का एक ब्लॉक होता है। कितने साल का ब्लॉक होता है, 4 साल का। और ये ब्लॉक कैलेंडर ईयर है। कौन सा ईयर है, कैलेंडर ईयर, यानी कि जनवरी से चालू होएगा और खत्म कब होएगा, दिसंबर में। अभी जो ब्लॉक चल रहा है बेटा वो चल रहा है 10वां ब्लॉक, यानी कि 1 जनवरी 2022 से चल रहा है, ये 4 साल के लिए, तो 22, 23, 24, 25, 31 दिसंबर 2025 तक। डन है। अब समझना 4 साल का एक ब्लॉक होता है और एक ब्लॉक में 2 बार घूमने के लिए आप जा सकते हो। जो अपने एम्प्लॉय को कितनी बार घूमने के लिए अलाउ कर रखा है इनकम टैक्स वाले ने, 2 बार। ठीक है, उसके ऊपर जो भी किराया लगेगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, पर उसके लिए कुछ रूल्स दे रखे हैं। अब समझना, पहले ऊपर से समझते हैं। 4 साल का एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक में कितनी बार घूमने जा सकते हो, 2 बार। मान लो मेरा ब्लॉक था, मान लो मेरा क्या था, एक ब्लॉक था ये वाला 10वां ब्लॉक, इसमें मैं 2 बार घूमने जा सकता हूं। लेकिन हुआ क्या, मैं एक ही बार घूमने लगा। कितनी बार घूमने लगा, एक बार। अभी एक बार घूमना और बाकी है, लेकिन ये ब्लॉक क्या हो गया, खत्म हो गया। तो अब जो नेक्स्ट ब्लॉक आएगा 11वां ब्लॉक, जो कहां से चालू होगा, 1 जनवरी 2026 से। तो 26, 27, 28, 29, 31 दिसंबर 29 को ये खत्म हो जाएगा 11वां। तो यहाँ पे भी मेरे को कितनी छुट्टियां अलाउ है, कितनी बार घूमने जा सकता हूँ, 2 बार। पर साथ में एक बार इधर का बचा हुआ है, तो इसको हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे, आगे लेके आएंगे, और आगे हम सिर्फ एक ही छुट्टी को लेके आए, मतलब एक ही ट्रेवलिंग को लेके आ सकते हैं। 2 बार था तो एक ही को हम क्या कर सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं कितनी बार घूमने जा सकता हूँ, 3 बार। पर बेटा जो ये कैरी फॉरवर्ड हुआ ना, इसका यूज मुझे 2026 में ही करना पड़ेगा, यानी कि पहले कैलेंडर ईयर में करना पड़ेगा। नेक्स्ट ब्लॉक का पहला कैलेंडर ईयर यानी कि 2026, यानी कि 1 जनवरी 2026 से 31 दिसंबर 2026 तक मुझे एक बार वाली तो यूज करनी है। अगर मैं यूज नहीं करता हूं तो ये आगे फिर क्या हो जाएगी, लैप्स हो जाएगी। डन है। साथ ही ये जो फैसिलिटी अवेलेबल है बेटा, ठीक, ये कैसे, मान लो कि मैं कहीं गया, मनाली गया, या मान लो कि मैं गोवा चला गया। अगर मैं बाय एरोप्लेन से गया तो फर्स्ट क्लास का क्या, इकोनॉमिक क्लास का किराया, वो भी शॉर्टेस्ट रूट्स, न्यूनतम दूरी का। ठीक, मान लो मुझे गोवा जाना तो मैं डायरेक्ट यहां से क्या निकल जाऊंगा, गोवा निकल जाऊंगा ट्रेन से। ठीक, या फिर मैं क्या करूं, जयपुर से फ्लाइट पकड़ के जा सकता हूं अगर मुझे एरोप्लेन से जाना है। लेकिन मैंने क्या करा, मैं यहां से कहां गया, पहले तो दिल्ली गया, दिल्ली से फिर इंदौर आया, फिर इंदौर से मैंने फ्लाइट पकड़ी और कहां गया, गोवा पहुंचा। तो बेटा ये बहुत लंबा रूट है, अपन को जो छुट्टियां मिलेगी और जो किराया एग्जेम्प्ट होगा वो सिर्फ कितना होगा, शॉर्टेस्ट रूट का न्यूनतम किराया। जो भी सबसे पास वाला रूट है उसका किराया, अगर मैं एरोप्लेन से जा रहा हूं तो उस केस में इकोनॉमिक क्लास का किराया रहेगा। अगर मैं ट्रेन से जा रहा हूं तो फर्स्ट क्लास एसी का किराया रहेगा, वो शॉर्टेस्ट रूट का।
अगर मैं ऐसी जगह जा रहा हूँ जहाँ पे ना तो ट्रेन का क्या है कनेक्टिविटी है और ना ही एरोप्लेन जाते हैं वहां पे, ना ही हवाई जहाज जा रहा है, लेकिन वहां पे अगर क्या बोलते हैं गवर्नमेंट की जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलता है तो उसका एसी का फर्स्ट क्लास एसी डिलक्स किराया क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। लेकिन मैं ऐसी जगह जा रहा हूँ जहाँ ना तो ट्रेन चलती है ना क्या चलती है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलता है, तो इस केस में हम ऐसा मानेंगे कि अगर यहाँ पे ट्रेन चलती तो कितना किराया होता, तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। डन। साथ ही ये फैसिलिटी खुद के लिए है, ठीक, अपने स्पाउस के लिए, जीवन साथी के लिए है और अपने बच्चों के लिए है। अब यहाँ पे बच्चों के लिए थोड़ा ध्यान रखना है, कुछ रूल है। बच्चों के लिए क्या बोला है कि अगर कोई बच्चा 1 अक्टूबर 1998 से पहला पैदा हुआ है, कब पैदा हुआ है, 1 अक्टूबर 1998 से पहले, तो सभी बच्चों के लिए एप्लीकेबल, चाहे 5 बच्चे हो या 10 बच्चे। लेकिन अगर कोई बच्चे 1 अक्टूबर 1998 के बाद पैदा हुए हैं तो उस केस में ये फैसिलिटी सिर्फ 2 बच्चों के लिए एप्लीकेबल है। साथ ही अगर कोई बच्चे ट्विंस है तो उन बच्चों को एक ही बच्चा माना जाएगा। ठीक है, तो चलिए आइए पढ़ते हैं क्या क्या लिखा हुआ है इसमें कि मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट और क्वांटम ऑफ एग्जेम्पशन, कि किससे जा रहे हो, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट मतलब किससे जा रहे हो, किस साधन से जा रहे हो और कितना एग्जेम्प्ट होगा। पहला बोला अगर जनरली आप ऐसे कर रहे हो, एयर से कर रहे हो, तो एयर इकोनॉमिक फेयर ऑफ शॉर्टेज रूट आपका क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अगर आप ट्रेन से कर रहे हो तो फर्स्ट क्लास एसी का किराया आपका क्या हो जाएगा, कर मुक्त हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। इफ जर्नी इज परफॉर्म बाय अदर देन एयर एंड ट्रेन, क्या बोला है कि आप जर्नी कैसे कर रहे हो, एयर और ट्रेन के अलावा, यानी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट से कर रहे हो। अगर वहां पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलता है तो उस केस में फर्स्ट क्लास एसी या डिलक्स किराया क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। दूसरा, अगर आप ऐसी जगह जा रहे हो जहां पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है तो हम क्या मानेंगे, अगर यहाँ ट्रेन होती तो कितना किराया होता, तो वो किराया क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। आगे अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन कितनी है, व्हिचएवर इज लेस, जितना खर्चा एम्प्लॉयर ने करा है, जो टेबल पे ऊपर शो कर रहा है, क्योंकि एम्प्लॉयर तो पैसा देगा घूमने के, तो एम्प्लॉय ने जो खर्चा किया है और जो ऊपर ये टेबल दे रही है, टेबल के हिसाब से जो अमाउंट निकला है और जितना एम्प्लॉय ने वहां पे एक्चुअल में खर्चा करा है, तीनों में से जो भी कम होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। डन। साथ ही एग्जेम्पशन किसके लिए अवेलेबल है, असेसी खुद के लिए, उसके फैमिली के लिए। अब फैमिली में क्या क्या है, तो स्पाउस, जीवन साथी, बच्चे, पेरेंट्स और ब्रदर सिस्टर भी शामिल है। डन। आगे एग्जेम्पशन फॉर चिल्ड्रन के लिए क्या बोला है, अगर कोई बच्चा 1 अक्टूबर 1998 से पहले पैदा हुआ है तो उस केस में सभी बच्चों के लिए एप्लीकेबल है, मतलब सभी बच्चों पे क्या मिल जाएगा, एग्जेम्पशन, चाहे 5 बच्चे हो, 10 बच्चे हो या 20 बच्चे हो। ठीक। दूसरा, अगर 1 अक्टूबर 1998 के बाद बच्चे पैदा हुए तो उस केस में सिर्फ 2 बच्चों के रूप में एप्लीकेबल होगा। साथ ही तीसरा, अगर ट्विंस है, ट्विंस चिल्ड्रन है, तो हम क्या मानेंगे, एक बच्चा मानेंगे। साथ ही ये फैसिलिटी हर ब्लॉक के हिसाब से मिलती है, एक ब्लॉक 4 साल का होता है और एक ब्लॉक में 2 जर्नी अलाउ है। ठीक। इन प्रेजेंट केस ये 9th लिखा है तो 9th को काट के वहां कर लेना 10th, अभी 10th ब्लॉक चल रहा है जो 1 जनवरी 2022 से चालू है। साथ ही आगे लिखा है 1 जर्नी कैरी फॉरवर्ड, एक जर्नी को हम क्या कर सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, लेकिन इस जर्नी का यूज हमें पहले कैलेंडर वर्ष में ही करना पड़ेगा। डन है, बोलिए। तो ये लीजिए अपना क्या हो गया, मोटर कार फैसिलिटी हो गई और दूसरा लीव ट्रेवल कंसेशन हो गया। तीसरा पढ़ते अपन आरएफए, रेंट फ्री अकोमोडेशन और अकोमोडेशन प्रोवाइड एट अ कंसेशन रेट। बेटा होता क्या है समझना कि जो ये मिस्टर ज्ञानी है ये काम कर रहा है कहां पे, एबी लिमिटेड में, ये रफ कर रहा हूं बेटा। आइए, ये कंपनी है एबी लिमिटेड, ये मिस्टर ए है या मिस्टर ज्ञानी है, ज्ञानी, ये एम्प्लॉय हो गया और ये अपना क्या हो गया, एम्प्लॉय हो गया। ठीक। बहुत सी बड़ी कंपनी अपन को रहने के लिए फ्लैट दे देती है ना, तो ये उसी फैसिलिटी की बात कर रहे हैं, रेंट फ्री अकोमोडेशन। अकोमोडेशन की अगर बात करें तो रहने का मकान, रहने के मकान में यहाँ क्या क्या शामिल है, फ्लैट शामिल है, मकान शामिल है, गेस्ट हाउस शामिल है, ये सारी चीजें इसमें क्या है, शामिल की गई है। डन है। साथ ही रेंट फ्री अकोमोडेशन, रेंट फ्री अकोमोडेशन मतलब फ्री में रहने के लिए आपको क्या दे दिया, एम्प्लॉयर ने मकान दे दिया, तो उसे क्या बोलते हैं अपन, आरएफए, रेंट फ्री अकोमोडेशन। एक होता है अकोमोडेशन कंसेशनल रेट, कंसेशनल रेट मतलब रियायती दर पे रहने का मकान दे दिया। अगर मार्केट में रेट चल रही है 10,000 रुपए किराया महीने का, पर मुझे कंपनी वालों ने वो 5,000 रुपए महीने में दे दिया, तो इसे बोलते हैं कंसेशनल रेट। कम रेट पे मुझे क्या दे दिया, मकान रहने के लिए दे दिया। डन है। अब जो मकान रहने के लिए दिया है तो वो 2 तरह का हो सकता है, एक फर्निश हो सकता है और एक क्या हो सकता है, अनफर्निश। फर्निश मतलब जिसमें फर्नीचर सब लगा हुआ है, अनफर्निश मतलब जिसमें फर्नीचर की फैसिलिटी हमें नहीं दी है।
तो इस केस में आरएफए के केस में अगर बात की जाए तो देखो बेटा, पहला लिखा है अकोमोडेशन में क्या क्या इंक्लूड है, हाउस इंक्लूड है, फ्लैट इंक्लूड है, फार्म हाउस इंक्लूड है, होटल इंक्लूड है और गेस्ट हाउस भी इंक्लूड है। डन। आरएफए का मतलब समझा रखा और एक कंसेशनल रेट का इसने मतलब समझा रखा। फिर टाइप है फर्निश्ड और अनफर्निश्ड। अब वैल्यूएशन कैसे करेंगे तो ध्यान रखना, दो एम्प्लॉय होते हैं, एक होता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय और एक होता है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉय मतलब सरकारी कर्मचारी, इस केस में तो हम एज पर गवर्नमेंट रूल कैलकुलेशन करेंगे। डन। अब रही बात नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो कि इंपॉर्टेंट है, यानी कि गैर सरकारी कर्मचारी। इसमें फिर दो मुंह निकाले, एक है ऑन हाउस और रेंटेड हाउस। एक तो है ऑन हाउस और एक क्या है रेंटेड हाउस, यानी कि कंपनी का खुद का मकान है तो वो तो हो गया ऑन हाउस। लेकिन मान लो कंपनी के पास मकान नहीं, कंपनी ने भी किसी से किराए पे लिया है तो उसे बोलते हैं रेंटेड हाउस। अगर ऑन हाउस है तो ऑन हाउस में तीन कैटेगरी बताई है। अगर पॉपुलेशन 10 लाख या उससे कम है, दूसरा 10 लाख से 25 लाख के बीच में है और तीसरा 25 लाख से ज्यादा है। मान लो मैं कोटा में हूं, एम्प्लॉय कोटा में रहता है, मुझे फ्लैट कोटा में दे रखा है, तो कोटा की पॉपुलेशन होगी यार 15 लाख के लगभग। ठीक होगी सही, 15 से ज्यादा ही होगी। तो 10 लाख तक, 10 से 15 के 10 से 25 और 25 लाख से ज्यादा। अगर 10 लाख तक है बेटा तो 10 लाख तक के केस में टैक्स कैसे निकालेंगे, टैक्सेबल वैल्यू 7.5% ऑफ सैलरी। इसमें प्लस कर देंगे अगर फर्नीचर फैसिलिटी है और माइनस कर देंगे अमाउंट रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉय। बेटा अमाउंट रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉय तो हर जगह सैलरी में माइनस हो, समझ में आई क्या बात। 7.5% ऑफ सैलरी, अगर फर्नीचर की फैसिलिटी दी है तो वो जोड़ेंगे। ठीक। अब रही बात फर्नीचर की फैसिलिटी में अमाउंट कितना लिखेंगे, तो बेटा देखो अगर फर्नीचर मेरा खुद का ही है यानी कि कंपनी का खुद का फर्नीचर है तो फर्नीचर की जो भी एक्चुअल कॉस्ट है उसका 10% है। लेकिन मान लो अगर फर्नीचर भी मैंने किराए पे लिया है तो मैं जितना रेंट पे कर रही है कंपनी वो वाली वैल्यू है। पिक्चर आएगी समझ में। अगर फर्नीचर खुद का है तो एक्चुअल कॉस्ट का 10%, अगर फर्नीचर किराए पे लिया तो जितना किराया पे कर रही है कंपनी वो वाला यहाँ पर प्लस हो जाएगा और माइनस करेंगे अमाउंट रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉय। अगर एम्प्लॉय से कोई अमाउंट रिसीव करते हैं तो लेस देन 10 में याद रखना 7.5% ऑफ सैलरी, ये दोनों तो हो ही गई। अगर 10 लाख से 25 लाख के बीच में क्या है जनसंख्या है, पॉपुलेशन 10 लाख से 25 लाख के बीच में, तो 7.5% की जगह यहाँ जाएगा कितना परसेंट, 10% आ जाएगा। बाकी पूरी कैलकुलेशन सेम है। अगर 25 लाख से ज्यादा है तो 10 की जगह कितना आ जाएगा, 15%। डन। ये तो कब, जब खुद का मकान हो। अब बात करते हैं कि अगर मकान में मैंने काय पे लिया है, किराए पे लिया है। अगर मकान में किराए पे लेता हूं तो बेटा एक्चुअल जो भी किराया पे करेगा कंपनी 15% ऑफ सैलरी, दोनों में से जो भी कम होगा वही, फिर प्लस कर दो फर्नीचर फैसिलिटी और माइनस कर दो अमाउंट रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉय। डन है, बोलो यहां तक डन है तो बढ़े आगे। ये तो हो गया अपना रेंट फ्री अकोमोडेशन पूरा। आगे बढ़ते हैं, पीछे फर्नीचर फैसिलिटी के बारे में बोल रखा है उसने तो पढ़ लीजिएगा, कोई खास चीज नहीं दे रही। अब बात समझते जाना, जो मेन चीज है। मान लो मैं काम कहां कर रहा था, कोटा में। अब कोटा से मेरा ट्रांसफर हो गया कहां पे, जयपुर में ट्रांसफर होगा। कहां पे ट्रांसफर हो गया, जयपुर में। अब हुआ क्या कि मेरे पास कोटा में भी मकान है और मेरे पास कंपनी वालों ने जयपुर में भी मकान ले लिया और दोनों मकान मैंने ये मकान पे भी खाली नहीं किया, दोनों मकान किसके अंडर में भी, एम्प्लॉय के अंडर में। तो इस केस में बेटा 90 दिन तक किसी भी एक मकान पे हमें टैक्स देने की जरूरत नहीं है, लेकिन 90 दिन के बाद दोनों मकान पे क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। समझ में आएगी बात। क्या बोला कि अगर किसी बंदे का एक जगह से, किसी एम्प्लॉय का एक जगह से दूसरी जगह पे क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है, तो इस केस में उसके पास अगर दोनों मकान है तो 90 दिन तक किसी भी एक मकान पे हमें टैक्स देने की जरूरत नहीं है, लेकिन 90 दिन के बाद दोनों मकान पे क्या लगेगा, टैक्स। डन। एक और पॉइंट देखिए, मान लो मेरा कोटा से ट्रांसफर हुआ कहां पे, जयपुर। अभी कंपनी वालों के पास जयपुर में रहने के लिए मकान नहीं है तो उन्होंने मुझे होटल में ठहरा दिया। कहां ठहरा दिया, होटल में। अगर मुझे होटल में रुकवाया गया है तो 15 दिन तक होटल का किराया पे मुझे कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है, लेकिन 15 दिन के बाद मुझे टैक्स देना पड़ेगा। और टैक्स की जो कैलकुलेशन होगी वो किस तरीके से होगी, देखो क्या, 24% ऑफ सैलरी और रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर, दोनों में से जो भी कम होगा उस वैल्यू पे क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। डन है, बोलो बड़े आगे। ये लीजिए साहब, हो गया ये क्वेश्चन खत्म। तो देखिए पढ़ते क्वेश्चन में क्या क्या लिखा है कि रेंट फ्री अकोमोडेशन को समझाया है, कंसेशनल रेंट टाइप 2 है, फर्निश्ड और अफर्निश्ड।
फिर दे रखा है फैसिलिटी की वैल्यू तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या स्टेट गवर्नमेंट, तो एज पर गवर्नमेंट रूल प्लस फर्नीचर फैसिलिटी माइनस अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉय। अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो दो मुंह निकाले, ओन हाउस यानी खुद का मकान, रेंटेड हाउस यानी किराए पे लिया। ओन हाउस में 3 है, एक पॉपुलेशन 10 लाख या उससे कम है तो 7.5% ऑफ सैलरी लेंगे प्लस फर्नीचर फैसिलिटी माइनस अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉय। अगर जनसंख्या जो पॉपुलेशन है वो 10 लाख से 25 लाख के बीच में तो 10% लेंगे और 25 लाख से ज्यादा है तो 15% लेंगे। देन रेंटेड हाउस में बनने पड़ा था एक्चुअल रेंट पेड और कितना परसेंट ऑफ सैलरी, 15% ऑफ सैलरी, दोनों से जो भी कम होगा प्लस फर्नीचर फैसिलिटी माइनस अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉय। आगे बढ़ते हैं, फिर पीछे कुछ पॉइंट दे रखे कि फर्नीचर फैसिलिटी अगर ओन फर्नीचर है, खुद का फर्नीचर है तो एक्चुअल कॉस्ट का 10% लेंगे और अगर रेंटेड है तो जितना रेंट पे किया है वो फर्नीचर फैसिलिटी में आ जाएगा। देन फिर लिखा है इफ एम्प्लॉय इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस ऑफ सर्विस टू अनदर प्लेस ऑफ सर्विस एंड द एम्प्लॉय प्रोवाइड फ्री रेसिडेंस एट बोथ प्लेस। यहां से ट्रांसफर हुआ था जयपुर, दोनों जगह उसके पास क्या थे, रहने के मकान थे, तो ऐसे केस में 90 दिन तक एक मकान की वैल्यू क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट। और सीधी सी बात है बेटा, किसको एग्जेम्प्ट करेंगे, जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी उसको हम क्या करेंगे, एग्जेम्प्ट या कर मुक्त करेंगे, क्योंकि मुझे वहां पे टैक्स कम देना पड़ेगा। डन है। आगे होटल फैसिलिटी 15 दिन तक तो एग्जेम्प्ट है, कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन अगर 15 दिन से ज्यादा तो वही 24% ऑफ सैलरी रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर, दोनों से जो भी कम होगा। डन। चलिए लास्ट पॉइंट बोल रखा है इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोविडेंट फंड। तो बेटा प्रोविडेंट फंड की बात करें, प्रोविडेंट फंड को हिंदी में बोलते हैं भविष्य निधि। तो बेटा ये यहाँ पे अगर मीनिंग की बात करें तो मैनेज फॉर फ्यूचर, फ्यूचर के लिए मैंने आज ही क्या कर लिया, मैनेजमेंट कर लिया, प्रबंध कर लिया है। यानी कि मैं मेरी सैलरी में से कुछ पैसा क्या करूंगा, एक फिक्स परसेंटेज में कटवाऊंगा, ताकि जब मैं रिटायर हो जाऊं तो वो पैसा मुझे क्या मिल जाए, इकट्ठा एक साथ मिल जाए। इकट्ठा भी ले सकता हूँ या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, पैसे को इंस्टॉलमेंट में भी ले सकता हूँ, मंथली बेसिस पे भी ले सकता हूँ। अब समझना पीएफ होता क्या है, पूरी चीज समझना। आइए, पीएफ प्रोविडेंट फंड भविष्य निधि हिंदी में बोलते हैं, है ना। अगर इसकी बात की जाए बेटा प्रोविडेंट फंड की, भविष्य निधि की, तो इसका मतलब होता है टू मैनेज फॉर फ्यूचर या मैनेजमेंट फॉर फ्यूचर। फ्यूचर के लिए हम आज ही क्या कर रहे हैं, मैनेजमेंट कर रहे हैं, पैसा इकट्ठा कर रहे हैं भविष्य के लिए। फ्यूचर मतलब भविष्य के लिए आज ही प्रबंध करना। अगर प्रोविडेंट फंड होता है क्या है, मान लो ये एबी लिमिटेड है, इसमें ये मिस्टर ज्ञानी नौकरी करता है, तो ये एम्प्लॉय हो गया और ये मेरा एम्प्लॉयर हो गया। इसकी जो सैलरी है, मान लो इसकी 1 लाख रुपए मंथली सैलरी, ये अपनी सैलरी का 6% यानी कि 6,000 रुपए हर महीने कटवाता है, काय के लिए, पीएफ के लिए। तो इसे तो बोलते हैं एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, की एम्प्लॉय ने खुद की अपनी सैलरी कटवाया, कर्मचारी साथ ही जितना इसने कटवाया है 6% उतना ही इसको भी जमा करना पड़ेगा। इसमें प्रोविडेंट फंड डिपार्टमेंट, अगर 6,000 है तो इसको भी कितना जमा करना पड़ेगा अपनी जेब से, 6,000 तो करना ही पड़ेगा। ये ज्यादा कर सकता है लेकिन कम नहीं कर सकता है। तो जो 6,000 कंपनी जमा करती है इसे बोलते हैं एम्प्लॉयर का पार्ट। ये हो गया एम्प्लॉय, यानी कि टोटल पैसा कितना जमा हो गया, 12,000 हर महीने जमा होगा। तो ऐसे जब ये बंदा रिटायर होगा तो उसको एक साथ पूरा पैसा जितना भी इकट्ठा हुआ 4-5 साल का वो एक साथ मिल जाएगा। तो यहाँ एम्प्लॉय को फायदा हो रहा है। तो खुद की सैलरी में से कटवाया उसमें तो कोई फायदा नहीं है, लेकिन जितना इसने अपनी सैलरी में से कटवाया उसको कितना देना पड़ेगा, एम्प्लॉयर को। तो ये एम्प्लॉयर ने जो पैसा जमा करा है ये भी रिटायरमेंट के बाद किसको मिलेगा, एम्प्लॉय को मिलेगा। डन है। अब बात करते हैं पीएफ प्रोविडेंट फंड की। अगर बात करें तो 3 तरह के प्रोविडेंट फंड होते हैं। एक होता है आरपीएफ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, एक होता है एसपीएफ स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, एक होता है यूआरपीएफ। 3 तरह के क्या होते हैं प्रोविडेंट फंड है अपने। एक होता है क्या एसपीएफ, दूसरा होता है आरपीएफ और तीसरा क्या होता है यूआरपीएफ अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। अगर एसपीएफ की बात करें तो ऐसा फंड जो प्रोविडेंट फंड के हिसाब से क्या है, अप्रूव्ड है। आरपीएफ की बात की जाए तो आरपीएफ का मतलब होता है जो इनकम टैक्स कमिश्नर ने जिसको क्या कर रखी है, अप्रूवल दे रखी है, उस प्रोविडेंट फंड को हम क्या बोलते हैं, आरपीएफ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। यानी कि इनकम टैक्स कमिश्नर ने उसको रिकॉग्नाइज कर दिया, रिकॉग्नाइज मतलब प्रमाणित कर दिया। एसपीएफ जो प्रोविडेंट फंड एक्ट के हिसाब से बना हुआ है और यूआरपीएफ जो इन दोनों कैटेगरी में नहीं आता। डन है। चलिए मीनिंग लिखा है इसका कि इट मींस टू प्रोवाइड और मैनेज फॉर फ्यूचर अंडर scheme of provident fund a certain amount per month is deducted from employee salary
and deposit in the provident fund account. Done है? आगे the employer also deposit certain amount. एम्प्लॉय तो करेगा इसे, साथ में एम्प्लॉयर को भी जमा करना पड़ेगा. डन है? आगे इसके अगर टाइप की बात करें तो पहला है स्टैट्यूटरी फंड. दिस फंड सेट अप अंडर द प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925. वही बोला था. एसपीएफ का मतलब क्या होता है? जो पीएफ एक्ट के हिसाब से बोला गया है. आरपीएफ जो इनकम टैक्स कमिश्नर ने रिकॉग्नाइज किया है. तो देखो आरपीएफ में लिखा है द फंड रिकॉग्नाइज्ड बाय द कमिश्नर ऑफ recognized by the commissioner और चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स. और यूआरपीएफ क्या है? जो दोनों कैटेगरी में नहीं आता है. बेटा इसकी टेबल ढंग से पढ़ना है. क्या होता है? देखो बेटा एसपीएफ तो पूरा एग्जेम्प्ट है. एसपीएफ के ऊपर कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है. जो यूआरपीएफ है ये भी पूरा एग्जेम्प्ट है, लेकिन ये एक ही जगह टैक्सेबल होगा एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट. ये तो हमेशा क्या रहेगा? एग्जेम्प्ट. इस पे कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं. यूआरपीएफ भी पूरा एग्जेम्प्ट रहेगा, लेकिन एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट इस पे क्या लगेगा? टैक्स. यानी कि जब बंदा रिटायर होगा तो इकट्ठा पैसा मिलेगा, तो उस टाइम टैक्स लगेगा. ठीक. अब आरपीएफ के रूल देखेंगे. देखो क्या होता है. सबसे पहले लिखा है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन. एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन मतलब एम्प्लॉय ने कितना कटवाया था? 6000 रुपए. अगर ये आरपीएफ में जमा कर रहा है तो इसके ऊपर कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है. लिखा है देखो एग्जेम्प्ट. एसपीएफ में भी कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है और यूआरपीएफ में भी कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं. फिर एक एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन. कायदा कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर यानी कि मालिक का. तो इस केस में यूआरपीएफ में कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है, एसपीएफ में कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है. आरपीएफ में 12% ऑफ सैलरी क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा. देखो लिखा है एग्जेम्प्ट अप टू 12% ऑफ सैलरी. अगर मैंने 14% कटवाया तो 12% एग्जेम्प्ट हो जाएगा. 2% पे क्या लग जाएगा? टैक्स लग जाएगा. डन है? आगे बढ़ते हैं इंटरेस्ट. अब ये जो पैसा जमा होगा प्रोविडेंट फंड डिपार्टमेंट में, ठीक है, तो वहां से मुझे स्पेसिफिक क्या मिलेगा? इंटरेस्ट भी मिलेगा. अगर इंटरेस्ट की बात करें तो एसपीएफ तो हर जगह एग्जेम्प्ट है, ये भी एग्जेम्प्ट है. और आरपीएफ की बात करें तो आरपीएफ एग्जेम्प्ट है 9.5% तक. 9.5% ऑफ सैलरी तक क्या है? ये 9.5% ऑफ इंटरेस्ट रेट तक क्या है? ये एग्जेम्प्ट है. यहाँ सैलरी नहीं है. इससे ऊपर तो क्या लिखा था? 12% सैलरी तक एग्जेम्प्ट है एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन. लेकिन अगर इंटरेस्ट है तो 9.5% तक क्या है? एग्जेम्प्ट है इंटरेस्ट रेट. अगर इंटरेस्ट रेट 12% है तो 9.5 तक कोई टैक्स नहीं लगेगा. बचा कितना? 2.5% का आपको टैक्स देना पड़ेगा. आगे बात करते हैं accumulated amount received on retirement. accumulated मतलब इकट्ठा अमाउंट. जब ये रिटायर होगा तो जब इसको पूरा इकट्ठा अमाउंट मिला, मान लो इकट्ठा अमाउंट मिला कितना? 5 लाख रुपए का मिला. कितने का मिला? अब बेटा इसके दो टुकड़े करते हैं. 2.5 लाख तो किसका होगा? जो एम्प्लॉय ने कटवाया है. और 2.5 लाख किसका होगा? एम्प्लॉयर का होगा. डन है क्या? इसके ऊपर भी ब्याज मिला होगा, इसके ऊपर भी ब्याज मिला होगा. तो देखो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट एसपीएफ में एग्जेम्प्ट है, कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है. आरपीएफ में क्या लिखा हुआ है? इफ एम्प्लॉय प्रोवाइड सर्विस मिनिमम 5 ईयर देन एग्जेम्प्ट. अगर ये मिस्टर ए इस कंपनी में 5 साल तक काम करता है या उससे ज्यादा काम करता है तो ये जो भी पैसा है इसके ऊपर कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं. सेकंड, बट इन द फॉलोइंग सिचुएशन टैक्सेबल. लेकिन इन दो केस में क्या होना पड़ेगा? टैक्स लगेगा. अगर एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो पैसा किसको मिलेगा? इसके लीगल गार्जियन को मिलेगा, नॉमिनी को मिलेगा. तो उस केस में टैक्स देने की जरूरत है. या फिर बिजनेस क्या हो जाता है? बंद हो जाता है, तो उस केस में भी इसको टैक्स देने की जरूरत है. डन है? बात करते हैं यूआरपीएफ. तो देखो बेटा यूआरपीएफ में एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 5 लाख मिला. 2.5 लाख एम्प्लॉय ने कटवाया. तो 2.5 लाख किसने कटवाया? एम्प्लॉय ने. तो जो एम्प्लॉय ने 2.5 लाख कटवाया इसके ऊपर कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है. फिर बोला है एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन जो ये 2.5 लाख है इसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि एम्प्लॉय के लिए तो इनकम है. क्योंकि ये 6000 इसने कटवाया था तो इसकी सैलरी से दिया, तो इसके ऊपर तो टैक्स नहीं लगना चाहिए. और 6000 कौन जमा कर रहा है? एम्प्लॉयर. और बाद में पैसा किसको मिलेगा? एम्प्लॉय को. तो एक तरह से एम्प्लॉय के लिए क्या है? इनकम है. तो जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है वो क्या होगा? टैक्सेबल होगा. आगे इंटरेस्ट की बात करते हैं. अगर इस वाले क्या जो किसका था? एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन था, उस पर अगर इंटरेस्ट मिलता है तो वो टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में. और अगर इस वाले पे मिलता है तो ये टैक्सेबल होगा काय में? सैलरी में. डन है क्या? ये लीजिए अपना पीएफ वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. तो एक बार देख लेते हैं. पीएफ 3 होते हैं, आरपीएफ, एसपीएफ, यूआरपीएफ. 2 कंट्रीब्यूशन होते हैं. कुछ पैसा एम्प्लॉय कटवाता तो उसे एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन बोलते हैं, जो एम्प्लॉयर कटवाता उसे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन बोलते हैं.
अगर बात करें तो आरपीएफ में तो एसपीएफ में तो सब जगह एग्जाम्प्ट है, कहीं टैक्स नहीं लगेगा। अगर पहली बात करें एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, तो यहाँ भी टैक्स नहीं लगेगा, यहाँ भी नहीं लगेगा और यहाँ भी। अगर एम्प्लॉयर का है तो यहाँ 12% ऑफ सैलरी तक एग्जाम्प्ट है, यहाँ टैक्स नहीं लगेगा, यहाँ टैक्स नहीं लगेगा। अगर इंटरेस्ट मिल रहा है मुझे तो यहाँ तो एग्जाम्प्ट है, यहाँ भी एग्जाम्प्ट है, यहाँ 9.5% की इंटरेस्ट रेट तक क्या है, एग्जाम्प्ट है। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मुझे इकट्ठा पैसा मिलेगा, तो इसमें तो कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। इसमें भी जनरली अगर मैंने मिनिमम 5 साल काम किया तो मुझे टैक्स देने की जरूरत नहीं है, लेकिन 2 केस पे टैक्स लगेगा। पहला केस क्या है, एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है, दूसरा केस क्या है, अगर बिजनेस बंद हो जाता है तो उस केस में टैक्स लगेगा। यूआरपीएफ की बात करते तो इसमें भी इकट्ठा पैसा मिलेगा, तो इसमें एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, इसके ऊपर टैक्स लगेगा। साथ ही इसके ऊपर ब्याज मिला होगा तो उस ब्याज के ऊपर टैक्स लगेगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, इसके ऊपर जो ब्याज लगेगा उसके ऊपर टैक्स लगेगा टाइम में सैलरी। डन है। तो बेटा यूनिट 1 के अपने तीनों क्वेश्चन क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। तो एक बार इनको रिवाइज करना, फिर आगे अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं।